अध्याय 381, छठा रंग, तिजोरी कक्ष, टाइमर 9:49। लियो के बूटों से लगभग कोई आवाज नहीं हुई क्योंकि वो कक्ष में और गहराई तक चला गया और वस्तुओं की अगली पंक्ति को स्कैन करने लगा। अंबर संत की अंगूठी, अनंत अग्नि से ओतप्रोत एक गहरा लाल रंग का बैंड। यह उपयोगकर्ता को ज्वाला आधारित तकनीकों पर नियंत्रण प्रदान करता है, साथ ही 10,000 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किसी भी प्रकार की गर्मी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पीछा करने वाले की हवाई गोली, एक स्वलक्षीकरण कौशल हमला जिससे बचा नहीं जा सकता और ये तब तक अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करता है जब तक कि यह लक्ष्य के शरीर से न टकरा जाए। फ्लेशरूट बीज, एक परजीवी पौधे का आंतरिक भाग। एक बार प्रत्यारोपित होने के बाद ये धीरे धीरे मृत ऊतकों को पुनर्जीवित छाल से बदल देता है, जिससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे मेजबान की शारीरिक क्रियाविधि में परिवर्तन आ जाता है। स्वर्ग का प्रिज्म खोल, एक पारदर्शी गोला जो सम्राट स्तर तक के एक मंत्र को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकता है। ये केवल एक बार कार्य करता है और फिर बिखर जाता है। विस्परक की छेनी, एक शापित तराशने का औजार जो किसी भी धातु या पत्थर को तराशने पर उसकी छिपी हुई आत्मा को प्रकट कर देता है। हर बार इस्तेमाल करने पर उपयोगकर्ता के दिमाग का एक अंश छेनी में समा जाता है और इस छेनी से बनी कृतियों में आंशिक चेतना आने की संभावना रहती है। लियो तेजी से उनके पास से गुजरा, उनके डिजाइन और विवरणों की प्रशंसा करता रहा, लेकिन उसे चुनने के लिए कुछ भी पूरी तरह से सही नहीं लगा। वो एक के बाद एक पंक्ति का निरीक्षण करता रहा और अचानक जब वो कमरे की सबसे बाईं दीवार के पास की वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा था, तो एक पुराने और जंग लगे हार के पास से गुजरते ही उसका शरीर अचानक एक हल्की सुनहरी आभा से चमकने लगा। लियो को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस तरह की जगह पर संहिता का छठा रंग देखा है, या उस रंग का अर्थ क्या है। लेकिन वो इतना ही सुनिश्चित कर सकता था कि उसने कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर को सुनहरे रंग की हल्की हल्की लकीरों से ढका हुआ देखा था। मैंने जानबूझकर कोडेक्स को सक्रिय रखने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह मेरे अवचेतन का एक हिस्सा बन गया है, लियो ने सोचा, क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसने कोडेक्स को सक्रिय रखने के लिए अपनी आंखों के पीछे जानबूझकर माना ऊर्जा एकत्रित नहीं की थी, लेकिन फिर भी आदत के कारण ऐसा कर रहा था। हालांकि यहाँ सवाल यह नहीं था कि उसने सुनहरा रंग क्यों देखा, बल्कि यह था कि वह रंग क्या दर्शाता है, क्योंकि उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में स्थित चबूतरे की ओर देखा, जो देखने में एक पुरानी और धूल से ढकी हुई जंजीर के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। एक पुराना और जंग लगा हुआ हार, यह विवरण का पूरा सारांश था। और कोई जानकारी नहीं, इसने क्या किया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। कमरे में मौजूद हर दूसरी वस्तु के विपरीत इस वस्तु में न तो कोई चमक थी, न कोई जादुई संकेत, नहीं कोई आभा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये संकेत दे कि यह ज्ञात आकाशगंगा के सबसे दुर्लभ खजानों वाले तिजोरी में रखी गई थी। यह क्या चीज है, और जब मैं इसके पास से गुजरा तो मेरा शरीर सुनहरी आभा से क्यों घिर गया था। लियो ने सोचते हुए सांस रोककर पास आते हुए कहा। एक सुनहरी आभा, हल्की लेकिन स्पष्ट रूप से, उसकी छाती से निकलकर धीरे धीरे प्रकाश की नदी की तरह गले के हार की ओर बढ़ने लगी। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे वह हार के करीब जाता गया, उसकी सुनहरी आभा और भी प्रबल होती गई। क्यों, सिर्फ यही वस्तु क्यों, लियो ने सोचा। उसकी भौहें तन गईं, दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे आशंका थी कि इस सुनहरी आभा का संबंध अवसर या सौभाग्य से है। इस वस्तु के प्रति उनका आकर्षण माना पर आधारित नहीं था। यह ऐसी चीज भी नहीं थी जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी हो, या ऐसी कोई चीज जो विवरण के कारण उसकी नजर में आए हो। लेकिन ये सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स द्वारा स्थापित एक आकर्षण था। वो इधर उधर घूमकर दूरी का अंदाजा लगा रहा था, ये पुष्टि करने के लिए कि आभा केवल इसी वस्तु के पास मौजूद है। हर बार जब वह पीछे हटता तो आभा धुंधली पड़ जाती, हर बार जब वह फिर से पास आता तो वह लौट आती, अब और भी स्पष्ट रूप से चमक रही थी, मानो उसे पहचान रही हो। बिल्कुल नहीं, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, जैसे जैसे टाइमर चलता रहा। 811, ये समझ में नहीं आता, उसने सोचा। इस वस्तु का कोई विवरण नहीं है, इससे ऊर्जा का रिसाव नहीं हो रहा है, इसका कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है, ये कबाड़ जैसा दिखता है, ये यहाँ क्यों होगा। लेकिन ये भावना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये हार यूं ही संयोग से नहीं मिला था, इसे जानबूझकर रखा गया था, और विवरण का पूरी तरह से अभाव लापरवाही से कम, बल्कि जानबूझकर उस चीज को छिपाने जैसा लग रहा था जो वास्तव में वो थी। धत तेरे की, क्या मुझे सच में सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। वो पहले से ही कल्पना कर सकता था कि अगर वो धातु के इस टुकड़े को लेकर बाहर निकलता तो एंटोनियो का चेहरा कैसा होता। लेकिन फिर भी कोडेक्स किसी नकली चीज पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों देगा। सांस लियो ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी मुठियां भींच ली। कोई पछतावा नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर हार उठा लिया।
जैसे ही उसने उसे छुआ, सोने का धागा पूरी तरह से धातु में समा गया। ये गर्माहट भरा था, गर्मी से नहीं बल्कि अपनेपन से। जैसे किसी ऐसी याद को थामे हुए हो जिसे वो बहुत पहले भूल चुका था। और उसी क्षण लियो को बस इतना पता चल गया कि उसने सही चुनाव किया है, क्योंकि वह हार उसके हाथों में बिल्कुल सही लग रहा था। इसी बीच एंटोनियो लिफ्ट से वापस ऊपर जा रहा था। एंटोनियो ने अपनी बाहें मोड़ी और अपने पीछे की ठंडी दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं। वो शायद ही कभी खुद को घबराने देता था, लेकिन आज वो थोड़ा घबराया हुआ था। सिर्फ इसलिए नहीं कि लियो तिजोरी के अंदर था और उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि लड़का कुछ गलत करने वाला है, लेकिन इसलिए भी कि वो इससे क्या सीख सकता है। इन दोनों में से किसी को भी मत चुनो, एंटोनियो ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। तिजोरी के अंदर सैकड़ों अनमोल कलाकृतियां थीं, जिनमें से प्रत्येक दुर्लभ और शक्तिशाली थी, लेकिन विशेष रूप से दो वस्तुएं उसके दिमाग में तिजोरी रक्षक के सबसे बुरे सपने के भूतों की तरह सताती रहती थीं। पहला, सूर्य देवता का कंगन, काले सोने से बंधी एक चमकदार कलाई की पेटी, जिसे डुप्रवेल नूना के साथ द्वंद्वयुद्ध के दौरान सम्राट स्तरीय गिल्डमास्टर इवोस के शव से चुराया गया था। यह महज एक खूबसूरत सहायक वस्तु से कहीं अधिक था, क्योंकि यह कार्यात्मक था और बेहद भयावह रूप से कार्यात्मक था। सूर्य के प्रकाश में इसकी माना ऊर्जा दोगुनी दर से पुनर्जीवित होती है। लगभग वास्तविक समय में सहनशक्ति बहाल हो गई, और यह संपीड़ित सौर ऊर्जा की एक विनाशकारी किरण को प्रवाहित कर सकता है, जो खुले मैदान में दागे जाने पर पूरी टुकड़ियों को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त है। यह हर मायने में सूर्य से सराबोर ग्रहों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनाया गया एक हथियार था, जिसका अनुमानित मूल्य 7.2 बिलियन एमपी था। और दूसरा, अविनाशी हार, पौराणिक अविनाशी कवच का अंतिम ज्ञात अवशेष, जिसे कभी मृत देवता जुला धारण करता था। उस 7 टुकड़ों के सेट के बाकी टुकड़े इतिहास में गुम हो गए थे, लेकिन यह एक टुकड़ा बचा रहा। डिफ़ॉल्ट रूप से ये गर्दन से लेकर छाती के निचले हिस्से तक स्थायी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सक्रिय होने पर पहनने वाला व्यक्ति सभी भेदन हमलों से प्रतिरक्षित हो जाता है। लेकिन ये तो इसका केवल बुनियादी रूप था। इसकी असली ताकत इसके मोबाइल मोड में थी, जहां पहनने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से कवच को अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर एक पल के लिए प्रकट कर सकता है, जिससे वो कवच के मूल प्रभाव को उस बिंदु पर निर्देशित करके सबसे सटीक, उच्च गति वाले भेदन हमलों को भी रोक सकता है। और यद्यपि पूरे सेट के समर्थन के बिना हार पूरी तरह से प्रभाव बल को बेअसर नहीं कर सकता था, लेकिन ये सुनिश्चित कर सकता था कि प्रवेश असंभव हो। गंभीर चोटें फिर भी शरीर में प्रवेश कर जाती थीं, कभी कभी तो हड्डियां चकनाचूर हो जाती थीं। लेकिन इसने उपयोगकर्ता को ब्रह्मांड में अपनी तरह की अनूठी सुरक्षा प्रदान करके भेदनकारी और घातक हमलों को असंभव बना दिया। केवल ओरिजिन मेटल से बना हथियार ही इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, और यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि टाइमलेस असैसिन के पास ओरिजिन मेटल से बने खंजर थे, जिनकी वजह से वो इतने साल पहले अजेय जुला को मारने में कामयाब रहा था। ऐसी कलाकृति की जगह कोई कभी नहीं ले सकता, हजारों वर्षों के व्यापार और चोरी से भी नहीं, एंटोनियो ने सोचा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछले 14 दिनों में उसने उन दोनों वस्तुओं के माना हस्ताक्षरों को मिटाने, उनके वॉल्ट विवरण को रीसेट करने और उन दोनों को धुंधले, गैर चमकदार इंटरफेस के साथ झूठे नामों के तहत सूचीबद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्हें अदृश्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति या लालची प्रतिभाशाली व्यक्ति उन्हें नजरअंदाज कर दे, यह मानकर कि वे टूटी फूटी चीजें या पुरानी नाकामियां हैं। मैंने उनकी जगह भी बदल दी, उन्हें अन्य आकर्षक वस्तुओं के बीच रख दिया ताकि लड़का उन पर ज्यादा ध्यान न दे। उसने आह भरी और उम्मीद जताई कि लियो उन दोनों चीजों में से किसी एक को छोड़कर कुछ और चुनेगा। सामूहिक रिलीज अध्याय 6/6। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रत्येक योगदान ने इस व्यापक प्रकाशन को संभव बनाया। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। अध्याय 382। भाग्य, बेसमेंट लेवल व लियो के दृष्टिकोण से। जैसे ही लियो खजाने की तिजोरी से बाहर निकला, बाहर तैनात गार्ड बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उनके चेहरे ठंडे और भावहीन थे, मानो वे सांस रोककर इसी पल का इंतजार कर रहे हों। रुको, हमें तुम्हारी जांच करने दो, उनमें से एक ने कहा, जबकि दूसरा पहले ही हिलना शुरू कर चुका था। दस्ताने पहने हाथों से उसकी बाहों, पसलियों, पैरों और गर्दन के पीछे छिपे खजाने, ग्रंथों या रत्नों की तलाश कर रहा था। उन्होंने अनुमति नहीं मांगी, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। लियो शांत रहा, स्थिर खड़ा रहा, जबकि उनकी उंगलियां पेशेवर जेबकतरों की तरह उसके शरीर पर उल्टी दिशा में घूम रही थी, हर इंच की तलाशी ले रही थी कि कहीं उसने कुछ छिपाकर तो नहीं रखा है। उन्होंने उसका मुंह, उसका गला, उसके कान, उसके तलवे, सब कुछ जांचा, और जब उन्हें उसकी गर्दन से लटकते जंग लगे हार के अलावा कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर जल्दी से नजरें मिलाई। स्पष्ट, स्पष्ट,
वे सब एक साथ पीछे हट गए, मानो निरीक्षण कभी हुआ ही न हो, मानो उसने अभी अभी किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की सबसे दखलंदाजी वाली जांच को सहन न किया हो, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ ऐसा लेकर बाहर निकल सके जो देखने में कबाड़ धातु जैसा लग रहा था। वापस चलना शुरू करो, दाहिनी ओर वाले व्यक्ति ने निर्देश दिया, क्योंकि वे तिजोरी से बाहर निकलते समय एक बार फिर उसके दोनों ओर से घेरने लगे। कोई शब्द नहीं बोले गए। पॉलिश किए हुए पत्थर पर बूटों की हल्की गूंज ही सुनाई दे रही थी। जब लियो को दूसरे चेकपॉइंट से ले जाया गया, जहां एक और रहस्यमय स्कैनर ने गलियारे को हल्के नीले रंग से रोशन कर दिया क्योंकि उसने उसके शरीर पर प्रकाश की एक क्षैतिज पट्टी डाली। एक बार घंटी बजी, कोई लाल बत्ती नहीं जली, कोई अलार्म नहीं बजा। लियो ने धीरे से सांस छोड़ी, हार अभी भी उसके कॉलर के नीचे दबा हुआ था, उसकी त्वचा पर ठंडा लग रहा था जैसे चांदनी में रखा कोई सिक्का। उन्हें एक तरफ स्थित पर्दे वाले कक्ष की ओर निर्देशित किया गया, जहां उनके मूल वस्त्र पहले से ही नए सिरे से तह करके रखे हुए थे और उनके लिए एक बार फिर से पहनने के लिए तैयार थे। उसने जल्दी से कपड़े बदले, इसलिए नहीं कि उसे कोई खास जल्दी थी, बल्कि इसलिए कि वह जल्द से जल्द मोटे और निजी कपड़े पहनना चाहता था। जब वह अपना काम पूरा कर चुका था, तो गार्डों ने चुपचाप उसकी चाल से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया, एक सेकंड भी तेज या धीमा नहीं, जब तक कि अंत में लिफ्ट शाफ्ट के चांदी के दरवाजे दिखाई नहीं देने लगे। वे उसके पीछे अंदर नहीं गए, वे बस सीमा पर रुक गए, पीठ सीधी, निगाहें सामने की ओर। न तो उन्होंने सलाम किया और न ही कुछ बोला, मानो उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा चुने गए हर काम का उनसे अब कोई लेना देना नहीं रह गया था। जाओ, बाईं ओर वाले व्यक्ति ने कहा, जैसे ही लियो लिफ्ट में दाखिल हुआ और दरवाजा अपने आप उसके पीछे बंद हो गया। एलिवेटर संगीत, लिफ्ट का संगीत एक बार फिर बजने लगा और लियो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि सतह तक पहुंचने का लंबा इंतजार फिर से शुरू हो गया था। 12 मिनट बाद लियो ब्लैक सरपेंट्स मुख्यालय के भूतल की लॉबी में पहुंचा और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों के नीचे हार छिपाकर सीधे निकास द्वार से बाहर निकल गया। किसी ने उसे नहीं रोका, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे ब्लैक सरपेंट्स मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी अन्य गिल्ड सदस्य को दी जाती है। वो सतर्क था और पगडंडियों की जांच कर रहा था। उन्हें डर था कि कोई अचानक पीछे से उन पर हमला कर उनकी हत्या करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे बिना किसी हमले का सामना किए अपने अपार्टमेंट भवन में वापस पहुंच गए। अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचते ही लियो तुरंत अंदर नहीं गया। इसके बजाय वो अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा। उसका शरीर थोड़ा सा एक तरफ मुड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां ताले के किनारे को मुश्किल से छू रही थीं क्योंकि उसने एब्सोल्यूट विजन को सक्रिय कर दिया था। उसके शरीर से माना कि एक सूक्ष्म लहर बाहर की ओर फैल गई, जो अपार्टमेंट की दीवारों, छत, फर्श, हर चीज से होकर गुजरी। 30 मीटर के दायरे में सब कुछ अचानक उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। कोनों में कोई नहीं है, बाथरूम में कोई माना सिग्नेचर नहीं है, खिड़की के पास कोई ऊष्मा चिन्ह नहीं है, कोई सजीव आभा नहीं, और खतरे के कोई संकेत नहीं है, केवल शांति, सिर्फ सन्नाटा। उसने पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए 3 सेकंड और इंतजार किया। उसकी उंगलियां फ्रेम पर कस गईं, फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और चाबी घुमा दी। क्लिक जैसे ही वो बिना कुछ कहे अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा चरमराते हुए खुला, लेकिन उसने तुरंत ही कुंडी और ताले दोनों से उसे अपने पीछे बंद कर लिया। और तभी उसके कंधे थोड़े से झुक गए। लियो दीवार पर लगे कैबिनेट की ओर बढ़ा। कम सजावट वाले लिविंग रूम से गुजरते हुए उसने दूसरे दराज तक हाथ बढ़ाया, जहां उसकी स्टोरेज रिंग तरह तरह के कपड़ों के ढेर के नीचे छिपी हुई थी। उसने बिना किसी झिझक के उसे अपनी उंगली में पहन लिया। कुछ देर बाद नीली रोशनी की एक झिलमिलाहट के साथ जंग लगा हुआ हार गायब हो गया, अंगूठी के स्थानिक तह के भीतर सील हो गया, जिज्ञासु निगाहों या संभावित हस्तक्षेप से बहुत दूर। इसे सुरक्षित करने के बाद ही उसने खुद को बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी, क्योंकि उसने भंडारण रिंग के अंदर से 7-फोल्ड रिवलेशन कोडेक्स को बाहर निकाला। पलटना उसने दरवाजा खोला। उसका दिल अभी भी थोड़ा धड़क रहा था, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके इस ग्रह से बाहर निकलना चाहता था। चमकना कोडेक्स के चर्मपत्र पर हवा का असर पड़ते ही उसने प्रतिक्रिया दी। सुनहरी स्याही पिघलती हुई धूप की तरह पन्ने पर फैल गई, मुड़ती और नाचती हुई, जैसे जैसे शब्द धीरे धीरे अपनी सामान्य प्रवाहमय सुंदरता में आकार लेते गए। आपने रहस्योद्घाटन का छठा रंग देखा है, सोना। सोना शक्ति का प्रतीक नहीं है, सोना मूल्य का मापक नहीं है, सोना भाग्य की एक फुसफुसाहट है। जब सुनहरी रोशनी आपके शरीर को घेर लेती है, तो इसका मतलब है कि आपका रास्ता एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुकता है। यह आपको यह नहीं बताता कि वो रास्ता कहाँ जाता है, बल्कि केवल इतना बताता है कि वो अपने से पहले की हर चीज से अलग हो जाता है।
सोना देखना नियति के कगार पर खड़े होने के समान है। आप जो भी चुनते हैं, जिस पर भरोसा करना चुनते हैं या जिस रास्ते पर चलना चुनते हैं, वो न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी आकार देगा। सोना कोई निश्चितता प्रदान नहीं करता, ये केवल परिमाण प्रदान करता है। भाग्य धन दौलत का वादा नहीं करता, ये केवल परिणाम का वादा करता है। जिन लोगों को सोने का स्पर्श मिलता है, वे अक्सर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं या कहीं अधिक नीचे गिरते हैं। इस रंग को लौ के समान श्रद्धा से देखें, सुंदर लेकिन जलाने में सक्षम। चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कोडेक्स में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन लियो ने इसे बंद नहीं किया। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अंगूठा पन्ने पर टिकाए, उसके विचार कहीं और थे। इसलिए तिजोरी में जो कुछ उसने देखा वो सौभाग्य नहीं था, बल्कि नियति थी। ये भाग्य परिस्थितियों के आधार पर उसके लिए अच्छा या बुरा दोनों साबित हो सकता था, क्योंकि जब सुनहरी आभा प्रकट होती थी तो केवल एक ही बात निश्चित होती थी कि किसी एक रास्ते को चुनना किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जीवन का एक मोड़। तो ये हार शायद मेरी जान भी ले ले, लियो ने सोचा। ये एहसास उसके पेट में एक ठंडी और गहरी दरार पैदा कर गया। एक क्षण के लिए उसने सावधानीपूर्वक एक बार फिर एब्सोल्यूट विजन को सक्रिय किया और अपने आसपास के खतरों की जांच करने लगा, क्योंकि किसी तरह उसकी अंतरात्मा उसे ग्रह ट्विन फैंग पर और अधिक देर तक न रुकने के लिए कह रही थी। खैर, मैंने वो सब कुछ कर दिया जो उस पंथ ने मुझसे करने को कहा था। अब यहां से निकलने का समय आ गया है। लियो ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगा। उसके मन में बस एक ही विचार था, यानी भाग्य के प्रकोप से पहले इस ग्रह से निकल जाना। अध्याय 383, हत्या करने का लाइसेंस। इसी बीच ब्लैक सरपेंट मुख्यालय में उप गिल्डमास्टर एंटोनियो का कार्यालय। एंटोनियो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अंततः अपने निजी कार्यालय की धुंधली शांति में अकेला रह गया। उसकी उंगलियां उसके डेटा स्लेट के इंटरफेस पर तेजी से चल रही थी, क्योंकि वो लियो स्काइशेड द्वारा चुने गए आइटम की पुष्टि करने के लिए वॉल्ट लेनदेन लॉग में लॉग इन कर रहा था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह कोई मामूली वस्तु होगी जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ एमपी होगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लियो ने वास्तव में क्या चुना है तो उनकी सांसें थम गईं। प्राप्त वस्तु अविनाशी हार। पूरे 2 सेकंड तक एंटोनियो बिल्कुल नहीं हिला। तब नहीं 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 नहीं, धिक्कार है। वो दहाड़ा और अपनी मुट्ठी को लंबी लकड़ी की मेज पर इतनी जोर से पटका कि उसकी सतह पर दरारों का एक मकड़ी का जाला दौड़ गया। उसके अंदर लगी डेटा स्लेट कांपने लगी, क्योंकि एंटोनियो ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसके मसूड़ों में दर्द होने लगा। इन सब चीजों में से टेबल के किनारे को पकड़ते समय उसका हाथ कांप रहा था। उस छोटे कमीने को पता था, उसे पता होना ही चाहिए था। उसने गुस्से से थूकते हुए कहा। अविश्वास पर क्रोध हावी हो गया। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, होश में रहते हुए उस वस्तु को नहीं चुनता जब तक कि उसे ठीक से पता न हो कि वह क्या है और वह क्या करती है। पूर्व जानकारी के बिना कोई व्यक्ति बिना उचित विवरण, बिना माना ट्रेस और बिना आकर्षक दिखने वाली वस्तु का चयन क्यों करेगा? एंटोनियो ने सोचा, क्योंकि इस चयन में कुछ तो गड़बड़ थी। किसी तरह वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि लियो ऐसा चुनाव क्यों करेगा, क्योंकि अगर उसे लियो की स्थिति में रखा जाता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। ये तो पक्का योजनाबद्ध था। वो बड़बड़ाया और अब खड़ा हो गया। उसके विचार बेकाबू होकर घूमने लगे। इतनी सारी छानबीन, इतनी सारी झिझक, शायद ये सब दिखावा था। इसे अचानक लिया गया निर्णय दिखाने की कोशिश थी। एंटोनियो का जबड़ा तन गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वह वहां खोजबीन करने नहीं गया था, वो तो अविनाशी हार को लेने गया था। एंटोनियो रुक गया और उसने कार्यालय की खिड़की से शहर की ओर देखते हुए बाहर का दृश्य निहारा। तुम चतुर हो, स्काईशेड, मैं यह मानती हूं। अधिकांश लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान, लेकिन तुम महत्वाकांक्षा और आत्मघाती लालच के बीच की रेखा को नहीं समझते। वो वापस डेस्क की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में अब एक ठंडी चमक थी। आपने उन 2 चीजों में से एक को चुना जिन्हें मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए रखा था कि कोई भी उनकी पहचान न कर सके। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इसे ले जाए, लेकिन आपने फिर भी इसे ले लिया, और ऐसा करके आपने न केवल सीमा पार की बल्कि उस पर पेशाब भी किया। उसके होठों से एक कड़वी सांस निकली। मैं आपकी जान और 6.5 अरब एमपी के लगभग असंभव मिशन को पूरा करने के लिए आपके एहसान को महत्व देने को तैयार था। वो जादुई आंकड़ा था, लेकिन अब जब आपने उस मूल्य से कहीं अधिक कुछ हासिल कर लिया है तो आपने मेरे प्रति रखे भरोसे को तोड़ दिया है, और यही मुझे यह अधिकार देता है। एक गहरा सन्नाटा, मार डालना। वो फिर से बैठ गया। इस बार धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उसने अपने इंटरकॉम पैनल में एक संपर्क नंबर टैप किया। बीप धीमी सी गूंज सुनाई दी। फ्रेडरिक, हाँ? एंटोनियो की आवाज धीमी हो गई, अब एकदम तीखी हो गई थी।
उस बच्चे ने कुछ ऐसा ले लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? फ्रेडरिक ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या हम उसे बाहर ले जा रहे हैं, बॉस? हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। हम इसे अभी जाहिर नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी दूसरे गिल्ड सदस्यों से इसके बारे में बात कर रहा हो। हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अकेला हो और यह एक असफल डकैती जैसा लगे, ताकि यह धारणा न फैले कि गिल्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि यह फैले कि अपनी क्षमता से अधिक धन रखना जानलेवा हो सकता है। एंटोनियो ने निर्देश दिया और दूसरी तरफ से जवाब आया, समझ गया। वो वस्तु वापस लाओ। मुझे परवाह नहीं कि इसके लिए तुम्हें चम्मच से उसके शव से उसे निकालना पड़े। बस ये सुनिश्चित करो कि हम उसे कल तक वापस ले आएं, इससे पहले कि वो उसमें महारत हासिल कर ले या उसे बेचने के बारे में कोई गलत विचार करे। एक क्लिक, फोन कट गया। एंटोनियो ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए फिर से सांस छोड़ी, लेकिन इस हावभाव में कोई राहत नहीं थी, बस एक गहरा, सुलगता हुआ गुस्सा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आनंद लो, स्काईशेड, उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि आज रात तुम्हें पता चलेगा कि अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में क्यों नहीं लेना चाहिए। कोडेक्स को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद लियो ने म्यूफैन को जल्दी से फोन किया और उसे मिशन की सफलता के बारे में बताया। फिर उसने अपार्टमेंट से ले जाने के लिए आवश्यक सभी सामान पैक किया और दुकान से खरीदा हुआ चेहरा ढकने वाला मास्क पहन लिया। फिर उसने अपने अपार्टमेंट की खिड़की खोली और वैनिश को सक्रिय रखते हुए बाहर कूद गया, क्योंकि उसने चुपचाप नीचे उतरने के लिए ब्लेड स्विच का इस्तेमाल किया और बिना किसी आवाज के जमीन पर उतर गया। भूमि पीछे मुड़े बिना लियो तुरंत ही खामोश शहर की सड़कों पर तेज और सोची समझी चालों से आगे बढ़ने लगा। वो छाया में छिपकर अपनी उपस्थिति को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी की नजरों में आए बिना निकल सके। वो जरा भी नहीं रुका, जहां भी संभव हुआ अपनी पूरी गति से दौड़ता रहा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे और तेज चलने के लिए लगातार उकसा रही थी, मानो अगर वह नहीं रुका तो कोई न कोई उसे पकड़ लेगा। उसका दिल सीने में युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था, उसके कदमों की आवाज से भी तेज, उसके आसपास की दुनिया से भी तेज, लेकिन उसने उस डर को अपने हाथों को छूने या अपनी आंखों को धुंधला करने से इनकार कर दिया। वो नहीं रुका, उसे चैन की सांस नहीं आ रही थी, जब तक पूरे 30 मिनट बाद आखिरकार निजी हैंगर बे की टिमटिमाती रोशनी दिखाई नहीं दी, तब तक ऐसा नहीं हुआ था। अभी भी नकाब पहने हुए लियो एक तरफ के टर्मिनल के पास पहुंचा और एक फ्रीलांस पायलट को इशारा करके रोका, जो धूप से झुलसी गर्दन और सुस्त आंखों वाला एक बूढ़ा टैरान व्यक्ति था, जो आपातकालीन यात्रा के लिए 100,000 एमपी के भारी भरकम प्रस्ताव को देखकर तुरंत उत्साहित हो गया। अगर हम अभी निकल जाएं तो मैं तुम्हें 10,000 एमपी अतिरिक्त दूंगा, लियो ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से अधिक गहरी थी क्योंकि वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। पायलट ने पलक भी नहीं झपकाए। हो गया। मंजिल रोडोवा। कोई ठहराव नहीं, कोई सवाल नहीं। अंदर आना। रैंप नीचे उतरा और लियो अंदर चला गया। उसने अंदर कदम रखने और दरवाजा बंद करने से पहले यान के खाली कोनों को 2 बार अपनी निगाहों से देखा। इंजन के चलने से उसे अपने पैरों के नीचे गड़गड़ाहट महसूस हुई। दुनिया के हल्के से हिलने का एहसास हुआ, और जब इंटीरियर डैशबोर्ड पर लगी स्क्रीन पर ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं लिखा आया, तभी लियो ने आखिरकार चैन की सांस ली। चिंता दूर नहीं हुई थी, वो शंका दूर नहीं हुई थी, लेकिन उसके गले में फंदा इतना ढीला हो गया था कि वो अपने जबड़े को खोल सका। वो छोटे यात्री डिब्बे के बिल्कुल पीछे बैठ गया और मास्क के पीछे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनटों बाद जहाज को अतितेज गति से आगे बढ़ते हुए महसूस किया, जो ट्विन फैन से इतनी गति से दूर जा रहा था कि बिना अपने तेज जहाज के कोई भी पीछा करने वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। पायलट को मारने से पहले बस कुछ ही मिनट बचे हैं, लियो ने मन ही मन सोचा, और धैर्यपूर्वक हाइपरस्पीड का इंतजार करने लगा ताकि वे ट्विन फैन ग्रह से काफी दूर हो जाएं, इससे पहले कि वो पायलट को मार डाले और विमान को उस निर्देशांक की ओर मोड़ दे जो उस पंथ ने उसे मिलने के लिए दिया था। अध्याय 384। बहुत समय पहले, 45 मिनट पहले, फ्रेडरिक के दृष्टिकोण से लियो के अपार्टमेंट के बाहर। वाइस गिल्डमास्टर द्वारा लियो स्काईशेड को खत्म करने का मिशन सौंपे जाने के बाद फ्रेडरिक ने गिल्ड मुख्यालय से वापस अपने अपार्टमेंट तक उसके निशान का पीछा किया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि लियो लगभग 10 मिनट पहले ही चुपके से निकल चुका था। अपार्टमेंट में पहुंचकर वो लियो के दरवाजे के ठीक बाहर गलियारे में अपनी सामान्य स्थिति लेने ही वाला था, रात होने तक इंतजार करने और फिर अंदर घुसकर लड़के को मारने के इरादे से। तभी अचानक उसे इस बात से चिंता हुई कि लियो के अपार्टमेंट के अंदर जीवन का कोई निशान नहीं था। लियो अपने कमरे में नहीं था, और इससे फ्रेडरिक की भौहें तन गईं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मैंने मुख्यालय से लेकर यहां तक उसके पदचिह्नों का स्पष्ट रूप से पता लगाया। यदि वो लौटने के बाद इस दरवाजे से बाहर गया होता तो यहां से बाहर की ओर जाने वाला एक दूसरा पदचिह्न होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई पदचिह्न नहीं है।
उसने ये कहते हुए चारों ओर धुंधले माना चिन्हों की खोज की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अजीब, उसने सोचा, और आगे बढ़कर अपनी कोट की जेब से पतले जादुई दस्तानों की एक जोड़ी निकाली और दरवाजे के सामने झुकते हुए उन्हें पहन लिया। नल नल एक उंगली से ताले पर नियमित लय में थपथपाते हुए फ्रेडरिक ने चुपके से ढाले हुए तार का एक टुकड़ा ताले में डाल दिया और आसानी से उसे खोल दिया। आज उस बच्चे ने डबल लॉक लगा रखा था, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा और उठकर दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसने लगा। लेकिन ये देखकर उसे झटका लगा कि दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुला बल्कि बीच में ही एक चेन से अटक गया। इसी क्षण फ्रेडरिक इस बात के निहितार्थों से एकदम जम गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। नहीं, इसमें जंजीर लगी है। अंदर से उसका पेट सिकुड़ गया और वो सोचने लगा, अरे यार, ये तो बुरा हुआ। वो तुरंत पीछे हट गया और बाईं ओर देखा। अपार्टमेंट में प्रवेश का एक ही रास्ता था और निकास का भी एक ही रास्ता था। अगर दरवाजे पर अंदर से जंजीर लगी हुई थी, तो इसका मतलब ये था कि अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने के बाद लियो वापस बाहर नहीं निकला बल्कि खिड़की के रास्ते भाग गया था। खिड़कियों से सिर्फ चोर या जासूस ही भागते हैं, फ्रेडरिक ने सोचा और एक पल भी बर्बाद नहीं किया। टकरा जाना, तारांकन उसने अपने कंधे को दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया और मन की शक्ति का विस्फोट करते हुए जंजीर को तोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपार्टमेंट में घुस गया। फिर उसने एक क्षेत्र सफाई मंत्र का जाप किया। प्रतिध्वनि माना की लहरें बाहर की ओर फैल गईं और तुरंत ही आंतरिक भाग का नक्शा बना लिया। बिस्तर पर कुछ भी नहीं था, अलमारी आधी खाली है और खाने पीने की कोई भी चीज इधर उधर पड़ी नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ पैक कर लिया था। फ्रेडरिक की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अलमारी को देखा, जहां से लियो के खंजर और उसके अतिरिक्त वस्त्र दोनों गायब हो चुके थे। केवल गिल्ड द्वारा जारी की गई वर्दी ही बची थी, जो एक खोल की तरह बेजान लटकी हुई थी। वह फरार है, ये शब्द उसके मस्तिष्क द्वारा पूरी तरह से संसाधित होने से पहले ही निकल गए, लेकिन वे सत्य और पूर्ण प्रतीत हुए। फ्रेडरिक घूमकर खुली खिड़की की ओर झपटा और जैसे ही वह खिड़की से बाहर कूदा, उसकी शरीर हवा में गति के कारण गायब हो गई। उसके जूते मुश्किल से छत को छू पाए थे जब उसने थर्मल रेजिड्यू ट्रैकर को सक्रिय किया, जो एक विशेष शिकारी तकनीक है जो उसे अवशिष्ट ताप संकेतों और माना ट्रेल्स के माध्यम से धुंधली आभा के निशानों का पता लगाने की अनुमति देती है। वहां, उसने सोचा, जब उसने एक धुंधला निशान देखा जो ताजा था और तेजी से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। वो बिना रुके उसका पीछा करता रहा, भूखे कुत्ते की तरह खून के निशान का पीछा करते हुए छतों पर दौड़ता रहा। उसकी सांसें स्थिर थीं, दिमाग तेज था और उसके कदम एक के बाद एक लय में पड़ रहे थे जो पीछा करने के लिए बनी थी। 10 मिनट बीत गए, फिर 20, अंतिम होने तक हैंगर बे 3। फ्रेडरिक लॉन्च प्लेटफॉर्म के ओवरलुक पर फिसलते हुए रुका और उसका सिर ठीक समय पर ऊपर उठा ताकि वो एक इंजन के पिछले हिस्से की चमक को बादलों में गायब होते हुए देख सके। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते हैं। नहीं, 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 नहीं। वो नीचे कूदा और प्लेटफॉर्म पर तेजी से भागा। उसकी निगाहें कमांड सेंटर पर टिक गईं, जहां 2 चौंके हुए कर्मचारी चीखते हुए उस आदमी की ओर मुड़े जो उनके बूथ की ओर धावा बोल रहा था। लॉग्स, मुझे लॉग्स चाहिए, कोई मुझे लॉग्स दे दो। फ्रेडरिक चीखा, उसकी आवाज बेचैनी से फटी हुई थी और उसने दोनों हथेलियों को डेस्क पर पटका, जिससे उनके होलो पैनल झिलमिला उठे। कर्मचारियों में से एक ने दृढ़ता से लेकिन क्षमा मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया। माफ कीजिए महोदय, आप चाहे जितना भी चिल्लाएं, मैं आपको लॉग विवरण नहीं दे सकता। जब तक आप मुझे आवश्यक सुरक्षा मंजूरी नहीं दिखा देते, मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकता। फ्रेडरिक ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे और उन्हें धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा। गुस्से से उसकी नाक के नथुने फूल गए और वो गुर्राने लगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं ब्लैक सरपेंट्स के वाइस गिल्डमास्टर के सीधे आदेशों का पालन कर रहा हूं और आपको सुरक्षा मंजूरी की चिंता है, फ्रेडरिक ने गुस्से से कहा, लेकिन कर्मचारी टस से मज नहीं हुआ। मैं समझता हूं, लेकिन बिना अनुमति के, उसने कहना शुरू किया ही था कि फ्रेडरिक ने अपनी उंगली अपने होंठ पर रख ली और उसे बात पूरी करने का इंतजार नहीं किया। बीप, उसने अपना इंटरकॉम खोला। बॉस, मैं हूं। वो चला गया है, भाग गया है, जहाज पर सवार हो गया है। क्या वे मुझे लॉग नहीं दे रहे हैं? मैं आपको स्पीकर पर डाल रहा हूं, कृपया कर्मचारी को मेरी तरफ से अच्छी तरह से डांट दें। एक क्षण का मौन, तब उसे लकड़ी के लट्ठे दो। वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो की आवाज स्पीकर से इतनी तीखी निकली कि दोनों कर्मचारी चौंक गए। जी सर, मुख्य तकनीशियन हकलाते हुए बोला और तुरंत अपनी उंगलियों को कंसोल पर चलाते हुए सूची खोल ली। एक निजी उड़ान, हैंगर बे 3। एक स्वतंत्र पायलट के अलावा कोई क्रू सदस्य सूचीबद्ध नहीं है। गंतव्य, ग्रह रोडोवा। फ्रेडरिक की मुठियां भींच गईं। ग्रह रोडोवा। वो सीधे अकादमी वापस जा रहा था। समय तेजी से बीत रहा था।
मुझे अपने बेड़े में सबसे तेज गैलेक्सी क्लास इंटरसेप्टर की जरूरत है। अभी इसी वक्त वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो की अनुमति का उपयोग करें। तकनीशियन ने सिर हिलाने से पहले बस एक पल के लिए संकोच किया। फ्रेडरिक ने अपनी एड़ी घुमाई और अपने कोट को हवा में लहराते हुए लॉन्च पैड की ओर तेजी से बढ़ा। तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल पाओगे, स्काईशिड। चाहे मुझे तुम्हारा पीछा करते हुए 1 दर्जन तारामंडल पार करने पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें हवा में ही मार डालूंगा, लेकिन मैं यह मिशन पूरा करके रहूंगा। फ्रेडरिक ने ठान लिया और तेजी से सबसे तेज विमान और एक कुशल पायलट की तलाश में निकल पड़ा। लियो के जाने के 20 मिनट के भीतर ही वह भी उसका पीछा करने के लिए एक जहाज पर सवार हो गया। अध्याय 385 अनसुनी सलाह। मू कबीले के नियंत्रण वाले किसी ग्रह पर मू फैन के दृष्टिकोण से। 12वें भगवान, स्काईशिड ने अभी अभी मुझसे संपर्क किया है, मू फैन ने धीमी आवाज में बताया। उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थीं क्योंकि उसके सामने बुजुर्ग का होलोग्राफिक प्रक्षेपण जीवंत हो उठा था। 12वें एल्डर ने कुछ नहीं कहा, वो बस घूरता रहा। और फिर उसने बोलना जारी रखा। मिशन सफल रहा। आयामी पोर्टल संपर्क स्थापित हो चुका है और वो वर्तमान में निर्धारित मिलन क्षेत्र की ओर अग्रसर है। गश्ती पोत पहले से ही तैनात है, उसे 2 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदलने लगे। उनके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए और होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं समझ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में राहत और गर्व के बीच का भाव था। इतने बड़े मिशन पर किसी ने इतने सटीक तरीके से काम को अंजाम दिए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अगर यह भविष्य का ड्रैगन है जिसने इसे अंजाम दिया है, तो निश्चित रूप से वह सफल रहा है, उसने शांत संतुष्टि के साथ कहा, और उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। मू फैन एक पल के लिए स्थिर रही, फिर अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो अब उसके चेहरे पर झलक रही थी। लियो के भविष्य को लेकर कुछ ऐसा था जो पिछले 2 दिनों से उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। योजना में बदलाव का पता चलने के बाद से उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। और हालांकि वो अब तक चुप रही थी, आज उसने अपने मन की बात कहने का फैसला किया। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा, 12वें एल्डर। उनके परिवार से पहले उन्हें तिथिया जाने देने के आपके निर्णय के संबंध में मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। बुजुर्ग की आंखें पल भर में तेज हो गईं। उसके चेहरे पर खामोश तिरस्कार का भाव उभर आया और उसने संक्षिप्त विरोध में एक हाथ उठाया। बस बहुत हो गया, उसने निर्णायक स्वर में कहा, और उसी क्षण मू फैन के आसपास की हवा और भी ठंडी होती चली गई। स्काईशर्ट के हैंडलर के रूप में तुमने अब तक अच्छा काम किया है, फैन। लेकिन अगर तुम इसी तरह आक्रामक व्यवहार करते रहे तो मेरे पास तुम्हें बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मू फैन की सांस अटक गई, उसकी रीढ़ की हड्डी अनायास ही अकड़ गई। 12वें एल्डर ने थोड़ा सा आगे की ओर झुककर अपने शब्दों को शांत और सधी हुई सटीकता के साथ व्यक्त किया। अगले ड्रैगन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, ये बताना आपका काम नहीं है। यह अधिकार केवल एल्डर्स काउंसिल के पास है। उसकी निगाहें उसकी आंखों में गहराई तक गड़ी हुई थीं, बिना रुके। इसे न भूलें, मैं आपको अपनी योजनाओं के बारे में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें सुचारू रूप से लागू करने में मेरा सहयोग करेंगे, न कि इसलिए कि मैं इस बात को महत्व देता हूं कि आप उन्हें किस रूप में प्रस्तुत करें। इसलिए अपनी भूमिका को समझें और उसी में रहें, उसने ठंडे लहजे में कहा और फिर चुपचाप गुस्से में फोन काट दिया। क्लिक, प्रक्षेपण गायब हो गया। संचार क्रिस्टल की हल्की झिलमिलाहट और मू फैन की छाती में धीरे धीरे बढ़ती जकड़न के अलावा और कुछ नहीं बचा था। मुझे अब भी लगता है कि तुम गलती कर रहे हो, उसने सोचा। जैसे ही उसके हाथ धीरे धीरे उसके बगल में गिर गए, उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गईं। उन्होंने लियो से एक वादा किया था। यह वादा किया गया था कि उसे वापस लाने के बाद पंत उसे उसके परिवार से मिलवाने के लिए ग्रह वोर्थास ले जाएगा। लेकिन अब बड़े सदस्य के अचानक उसे पहले तितिया ले जाने के फैसले से वो वादा टूटने की कगार पर था। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी चर्चा के गंतव्य को बदलना विश्वास के उस क्षण को विश्वासघात के क्षण में बदलने का जोखिम पैदा करता है। ये जानते हुए कि लियो का उस पंथ में पहले से ही कितना कम विश्वास था, मू फैन अपने पूरे अस्तित्व में इस निर्णय के खतरे को महसूस कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी गलती होने ही वाली हो। एक ऐसा कदम जो लियो के साथ उन्होंने जो कुछ भी इतनी मेहनत से बनाया था, उसे चकनाचूर कर सकता है। क्योंकि आज का सिंह राशि वाला व्यक्ति अब सिर्फ एक मोहरा नहीं था, वो ड्रैगन राशि का उम्मीदवार था, राज्याभिषेक के कगार पर खड़ा था और आगे का रास्ता जबरदस्ती के बजाय सहयोग की मांग करता था। मुझे सच में उम्मीद है कि बड़े मुझसे ज्यादा समझदार होंगे, मू फैन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अभी भी इतना छोटा हूं कि यह जान सकूं कि इस पंथ के लिए सबसे अच्छा क्या है।
उसकी आवाज धीमी पड़ गई और वह खामोशी में तब्दील हो गई जब वह मुड़ी और निराशा से भरी हुई उस सुरक्षित कमरे से बाहर चली गई। पंथ के गुप्त गश्ती जहाज पर अधिकारी जेडेन के दृष्टिकोण से। पंथ के गश्ती पोत के नियंत्रण कक्ष के भीतर एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसकी दीवारें स्थिर माना प्रवाह के साथ धीरे धीरे गूंज रही थीं, जबकि अधिकारी जेडन मुख्य कंसोल के सामने सावधान मुद्रा में खड़े थे, एन्क्रिप्टेड कॉल के कनेक्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीप संचार प्रक्रिया एकदम स्पष्ट हो गई। 12वें एल्डर का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। उनका व्यवहार हमेशा की तरह स्थिर था, हालांकि उनकी आंखों में उत्साह का एक स्पष्ट संकेत था। ऑफिसर जेडन, खोए हुए स्क्रॉल को वापस लाने का मिशन शुरू हो चुका है। भावी ड्रैगन ने योजना के अपने हिस्से को पूरी तरह से निभा लिया है, बुजुर्ग ने बिना किसी भूमिका के दृढ़ और निर्णायक स्वर में घोषणा की। जेडन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत एक सधे हुए अंदाज में सिर झुकाकर सलामी दी और अपनी मुट्ठी को औपचारिक सटीकता के साथ अपनी छाती से सटा लिया। भविष्य के ड्रैगन की जय हो, हम उनके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसने कहा, और कॉल उतनी ही अचानक समाप्त हो गई जितनी अचानक शुरू हुई थी। लेकिन उसे बस इसी बात की पुष्टि की जरूरत थी, क्योंकि जेडेन ने घूमते हुए जोर से ताली बजाई और उसकी आवाज जहाज के संकरे धातुई गलियारों में गूंज उठी। बुजुर्ग की बात सुनो, यह कोई अभ्यास नहीं है, हमें हरी झंडी मिल गई है। अपने अपने स्थानों पर जाओ और शटल तैयार करो। चालक दल के भीतर ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। पिछले कुछ घंटों से गश्ती जहाज पर छाई तनावपूर्ण चुप्पी अचानक तेज एकाग्रता और दबी हुई उत्तेजना के माहौल में बदल गई, क्योंकि नकाबपोश आकृतियां अभ्यासपूर्ण दक्षता के साथ गलियारों से तेजी से गुजरी, उपकरण बांधे, हथियारों की जांच की और मिशन घड़ियों को सिंक्रोनाइज किया। जेडेन ने तैनाती कक्ष में प्रवेश किया, जहां एक चिकना काला शटल पहले से ही चालू हो रहा था, जिस पर नकली डिलीवरी चिन्ह लगे हुए थे, क्योंकि छोटा मिशन जहाज यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स कोर से संबंधित मानक डिलीवरी जहाजों में से एक के रूप में भेस बदलकर काम कर रहा था। 12 सैनिक जहाज पर सवार हुए, सभी काले रंग के कवच में थे। उनके चेहरे छायादार हेलमेट के पीछे छिपे हुए थे, क्योंकि वे अंतिम बार अपने उपकरणों की जांच कर रहे थे। मास्क्वेरेड प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू है। ट्विन फैन ग्रह पर वायु नियंत्रण विभाग को आपके कोड वाले एक डिलीवरी जहाज के उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की सूचना दे दी गई है। कागजों पर हम अब पूरी तरह से एक कुरियर जहाज हैं, पंथ के एक तकनीशियन ने शांत भाव से अंगूठा दिखाते हुए बताया, जिस पर जेडन ने सिर हिलाया। अच्छा, वायुमंडल में प्रवेश करने तक संचार को साइलेंट मोड पर रखें, कोई जोखिम नहीं है। आज का दिन हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का दिन है। जी श्रीमान। गश्ती पोत का निचला हैच खुलते ही कक्ष में एक धीमी सी सरसराहट गूंज उठी, जिससे एक प्रक्षेपण सुरंग दिखाई दी जो अंतरिक्ष की विशालता की ओर निकली हुई थी। घूमने की आवाज, तारांकन क्लिक गुप्त रूप से संचालित लॉजिस्टिक्स शटल गश्ती जहाज के निचले हिस्से से आसानी से अलग हो गया और तुरंत ही आधी अति गति में प्रवेश कर गया। संदेह से बचने के लिए इसका मुख्य इंजन मंद तीव्रता पर चल रहा था। जेडन खिड़की के पास हाथ बांधकर खड़ा था और वो उस चिकने यान को अंतरिक्ष के कालेपन में गायब होते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी लट खिंची हुई थी। फ्यूचर ड्रैगन ने पंथ को एक अभूतपूर्व सुनहरा अवसर प्रदान किया था, जिसका वे लगभग 3 दशकों से इंतजार कर रहे थे। और अब यह जिम्मेदारी उसी पर और उसकी टीम पर थी कि ड्रैगन ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करें। भविष्य के ड्रैगन स्वामी, आप एक सक्षम व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मैं जल्द ही आपके अधीन सेवा करने के लिए उत्सुक हूं, जेडन ने कहा, और उस दिन की आशा की जब वह भविष्य के ड्रैगन की सेना में भर्ती हो सकेगा और उनके साथ मिलकर धर्मी गुट के खिलाफ विद्रोह कर सकेगा। अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं रोडोवा की ओर जा रहे एक निजी अंतरिक्ष यान में लियो के दृष्टिकोण से यान के ट्विन फैन ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने और अंतरिक्ष में पर्याप्त गहराई तक पहुंचने के कुछ मिनट बाद लियो आखिरकार अपनी सीट से उठा और शांत कदमों से कप्तान के केबिन की ओर चल पड़ा। उसने अपनी उंगलियों से अपने बालों को पीछे की ओर संवारा। उसका चेहरा शांत था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा और लापरवाही से अंदर जाने का नाटक किया, उसकी मुद्रा ढीली थी, उसकी चाल संयमित थी, क्योंकि वह नियंत्रण कक्ष के पीछे बैठे व्यक्ति को डराने से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लियो के अंदर आते ही कप्तान ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, अनौपचारिक रूप से सिर हिलाया और फिर कंसोल पर लौट गया। लियो ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया और चलकर पायलट की कुर्सी के ठीक पीछे रुक गया। रोडोवा पहुंचने में कितना समय लगेगा? उसने लापरवाही से पूछा, मानो वो बस ऊब गया हो और समय बिताने के लिए बातचीत कर रहा हो। लगभग 12 घंटे, कप्तान ने डायल देखते हुए जवाब दिया। रास्ते में कोई क्षुद्रग्रह या तैरते धूमकेतु नहीं है और हमारी वर्तमान दिशा में कोई निहारिका बादल भी नहीं है, इसलिए ये यात्रा काफी सुगम होनी चाहिए। लियो ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाने का नाटक करते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। और क्या यही आपकी अधिकतम गति है?
तुम पहले से ही उसे हद से ज्यादा परेशान कर रहे हो मेरे दोस्त, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। ज्यादा परेशान करोगे तो नियामक हंगामा खड़ा कर देंगे। तुम नहीं चाहोगे कि यात्रा के दौरान ऊर्जा के स्रोत जलकर राख हो जाएं। लियो ने संतुष्टि भरी आवाज में धीमी सी गुनगुनाहट की। पता है, मैं हमेशा से जानना चाहता था कि वो छोटा सा लाल बटन क्या काम करता है। लियो ने एक हाथ से कंसोल पर एक खास बटन की ओर इशारा करते हुए कहा, जिससे पायलट का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। दूसरे के साथ मिलकर उसने उसे चाकू मार दिया। धड़ाम। चांदी की एक तेज चमक हवा में कौंधी और खंजर सीधे कप्तान की गर्दन के किनारे में जा लगा। उस आदमी की मुस्कान गायब होने से पहले ही उसकी आंखें बेजान सी हो गईं। खून की एक बूंद कंट्रोल बोर्ड पर फैल गई। उसने एक बार घुराहट की और आगे की ओर गिर पड़ा। लियो ने शव को फर्श पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया, उसे एक तरफ रख दिया और बड़ी आसानी से कमान सीट पर बैठ गया। पायलट की निर्जीव उंगलियां एक बार फड़फड़ाईं और फिर स्थिर हो गईं, लेकिन लियो ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने खून से सने कंसोल की ओर हाथ बढ़ाया और एक नया उड़ान मार्ग टाइप करना शुरू कर दिया। पंत द्वारा उसे दिए गए निर्देशांक उसके दिमाग के एक कोने में एक पवित्र ग्रंथ की तरह संग्रहित थे। कुछ ही सेकंड बाद जहाज की दिशा बदल गई। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण की गूंज सुनाई दी क्योंकि इंजन ने अपना मार्ग समायोजित किया और रोडोवा जाने वाले मार्ग से हटकर आगे फैले बंजर शून्य की ओर बढ़ गया। डिंग स्क्रीन के कोने पर एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ संदेश दिखाई दिया। अनुमानित यात्रा समय 19 मिनट। लियो कप्तान की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और धीरे से सांस छोड़ी। उसकी उंगलियां उसकी थोड़ी पर टिकी हुई थी और वह दूर के तारों को घूर रहा था। अब उसे बस इंतजार करना था और लगभग 19 मिनट में वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। लगभग आधे सौर मंडल की दूरी पर फ्रेडरिक के दृष्टिकोण से ब्लैक सरपेंट चेस क्राफ्ट के कॉकपिट में फ्रेडरिक की तेज निगाहें उसके सामने टिमटिमाती स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए थीं। रडार स्कैन के किनारे पर एक लाल त्रिकोण अभी अभी दिखाई दिया था, जो अंतरिक्ष के एक शांत क्षेत्र से गुजरते हुए हल्की सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। देखो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वो रहा। पायलट ने सिर हिलाया। क्राफ्ट आईडी 20H3 जो रोडोवा की ओर जा रहा है, वास्तव में यही वो क्राफ्ट है जिसका हमें पीछा करना है। फ्रेडरिक की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी मौजूदा गति से वे लगभग 7 से 8 मिनट में आगे वाले यान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। लाल त्रिकोण अचानक अपने मार्ग से भटक गया, मानो उसने बिना किसी चेतावनी के अपना उड़ान पथ बदल दिया हो। रोडोवा की ओर बढ़ने के बजाय ये तारामंडल के एक कम आबादी वाले क्षेत्र की ओर मुड़ने लगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम 2 दिनों की यात्रा के दौरान कोई भी रहने योग्य ग्रह नहीं था। क्यों? फ्रेडरिक ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही कह रहा हो। दिशा अचानक क्यों बदल गई? पायलट उसकी ओर मुड़ा। क्या हमें भी पीछे आना चाहिए? बिल्कुल, उस पर नजर रखो, उसे देखना बंद मत करो, फ्रेडरिक ने जल्दी से आदेश दिया। उसका दिमाग पहले से ही कई संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, जिनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं थी। कुछ क्षण बाद, जब दोनों विमानों के बीच की दूरी घटकर 4 मिलियन किलोमीटर से कम हो गई, जो कि अंतर उड़ान रडारों के काम करने की अधिकतम सीमा थी, तो फ्रेडरिक के विमान के पायलट ने अंततः संचार प्रणाली में प्रवेश किया और एक पिंग भेजा। ब्लैक सरपेंट क्राफ्ट 20H3, कृपया अंदर आइए। मैं दोहराता हूँ, क्राफ्ट 20H3, क्या आप सुन रहे हैं? उसने अनुरोध किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ब्लैक सरपेंट क्राफ्ट, यह वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो द्वारा भेजा गया पीछा करने वाला जहाज है। यदि आप इसकी नकल कर रहे हैं तो कृपया तुरंत रुक जाएं। पायलट ने चेतावनी दी। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। लेकिन एक बार फिर आगे मौजूद यान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पायलट अनिश्चितता से फ्रेडरिक की ओर मुड़ा। अभी तक कुछ नहीं मिला, महोदय। फिर से कोशिश करो, आवृत्ति बदलो, फ्रेडरिक ने कहा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका जबड़ा कसता जा रहा था। पायलट ने सिर हिलाया और 3 और चैनलों के माध्यम से बारी बारी से वही संदेश भेजा, लेकिन सभी चैनलों पर सन्नाटा छाया रहा। आगे वाला विमान प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन हम उनके करीब पहुंच रहे हैं। 2 मिनट में हम बिल्कुल उनके पीछे होंगे, पायलट ने जानकारी दी। फ्रेडरिक ने सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे क्योंकि वो पायलट के पीछे खड़ा था और सीधे आगे देख रहा था। अगले 2 मिनट एक केंद्रित धुंधलेपन में बीत गए। कॉकपिट में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था, क्योंकि वो अनियंत्रित शटल उनके सामने के दृश्य में और भी बड़ी होती जा रही थी। जब वे ठीक उसके पीछे आ गए तो फ्रेडरिक थोड़ा आगे की ओर झुक गया। फिर से कोशिश करो, एक आखिरी बार। इस बार उन्हें बता दो कि अगर वे तुरंत नहीं रुके तो हम उन्हें अंतरिक्ष से बाहर निकाल देंगे। जी सर। पायलट ने एक स्विच दबाया और कठोर स्वर में संदेश भेजा। क्राफ्ट 20H3, अगर तुम अभी नहीं रुके तो हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं दोहराता हूं, हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
कुछ सेकंड तक शब्द हवा में लटके रहे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। 3 और तनावपूर्ण मिनट बीत गए। पीछा करने वाला विमान अब सीधे उस अज्ञात शटल के ऊपर उड़ रहा था, जिसका पूरा आकार मुख्य व्यूपोर्ट से दिखाई दे रहा था, और वह एक भूत की तरह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। फ्रेडरिक पायलट के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था, उसकी उंगलियां बगल में फड़फड़ा रही थीं। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये सन्नाटा क्यों? रास्ता क्यों बदल दिया गया? स्काईशेड, आखिर तुम्हारी योजना क्या है? विकल्पों पर विचार करते हुए उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। एक और, वह वास्तव में यान को टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे यान के मलबे के बीच से लियो द्वारा चुराई गई वस्तु को बरामद करना लगभग असंभव हो जाता। हालांकि उसे इस तरह अज्ञात दिशा निर्देशों और अज्ञात उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहने देना भी फ्रेडरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ तो बदलना ही था, और इस तरह फ्रेडरिक ने अपना फैसला कर लिया। वह आगे बढ़ा और अंतिम आदेश दिया, माना गन को उनके पिछले थरस्टर्स की ओर निशाना बनाओ। लक्ष्य उन्हें निष्क्रिय करना है, नष्ट करना नहीं। पायलट ने इसकी पुष्टि की, और जहाज के हथियारों के लक्ष्य पर केंद्रित होते ही उसकी उंगलियां कंसोल पर तेजी से चलने लगी। फ्रेडरिक की निगाहें सामने मौजूद यान से कभी नहीं हटी। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि स्काईशेड जो भी योजना बना रहा है, उसे बहुत देर होने से पहले रोकना होगा, अन्यथा इससे होने वाला नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। अध्याय 387, आराधना। लियो के दृष्टिकोण से क्राफ्ट H-203 पर सवार। लियो खून से लथपथ विमान के कॉकपिट में आराम से बैठा था और बिना किसी बाधा के निर्धारित स्थान पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक संचार पैनल से एक आवाज कर्कश सुनाई दी। ब्लैक सरपेंट क्राफ्ट 20H-3, क्या आप सुन रहे हैं? कृपया जवाब दें। यह वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो द्वारा भेजे गए पीछा करने वाले जहाज के कप्तान मखवाना है। लियो की भौहें फड़क उठी। अरे यार, धिक्कार है। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा और आवाज के स्रोत की ओर घूरने लगा। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसे उम्मीद थी कि ट्विन फैंग से उसका भाग निकलना साफ सुथरा होगा। उन्हें उम्मीद थी कि उनके भागने से कोई बड़ी चेतावनी या खतरे का संकेत नहीं मिलेगा जिससे ब्लैक सरपेंट्स उनका पीछा करें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किसी ने उसका पता लगा लिया था और अभी भी पूरी लगन से उसका पीछा कर रहा था। क्राफ्ट 20H-3, कृपया रेडियो पर आएं। यह कोई अनुरोध नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन न करना अपराध है। अपनी स्थिति तुरंत स्पष्ट करें, अन्यथा हम आपको गोली मार देंगे। दूसरे पायलट ने धमकी दी। तभी अचानक उसके सामने के सभी कंट्रोल पैनल पर लाल चेतावनी के संकेत चमकने लगे, जिससे जहाज ने उसे चेतावनी दी कि किसी दुश्मन ने उन पर हमला करने के लिए घेरा बना लिया है। सांस लियो ने नाक से जोर से सांस छोड़ी और उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगी। पहुंचने से पहले अनुमानित समय 3 मिनट 48 सेकंड। कल्ट पेट्रोल जहाज के साथ मुलाकात के स्थान तक की उल्टी गिनती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और लियो के मन में ये सवाल उठने लगा कि वो बिना गोली खाए उस स्थान तक कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, चलो एक निर्दोष दर्शक होने का नाटक करते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर संचार चैनल खोला। उसकी आवाज अचानक घबरा गई, जैसे वह अपने शब्दों पर लड़खड़ाने का नाटक कर रहा हो। हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूं, उसने घबराए हुए स्वर में कहना शुरू किया। पायलट के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। वो बेहोश हो गया है। मुझे लगता है उसे दौरा पड़ रहा है, या दिल का दौरा पड़ रहा है, या कुछ और, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने जवाब दिया। मैं कैप्टन मखवाना बोल रहा हूं। क्या मैं लियो स्काईशेड से बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं लियो स्काईशेड हूं। मुझे इस चीज को उड़ाने के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसकी हालत देखने आया था, और वो बुरी तरह कांप रहा था। जहाज इधर उधर भटक रहा था। मैं घबरा गया। उसने प्रभाव पैदा करने के लिए एक कांपती हुई सांस भी ली। अपने पायलट के पीछे कमांड सीट पर चुपचाप सुन रहे फ्रेडरिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब मखवाना ने पुष्टि के लिए पीछे मुड़कर देखा। ये कहानी समझ में नहीं आती। रोडोवा की ओर अपने रास्ते पर चल रहा विमान पायलट के सो जाने पर भी अपने मार्ग से नहीं भटकेगा जब तक कि नेविगेशन में कोई गड़बड़ी न हो, फ्रेडरिक ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर भी मखवाना ने सिर हिलाया और दोबारा बोली, ठीक है, शांत रहें। हम आपको जहाज को स्थिर करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी वर्तमान थ्रॉटल और हाइपरस्पीड स्थिति का पता लगाना होगा। क्या आपको काले थ्रस्ट लीवर के पास एक पीला बटन दिखाई दे रहा है? लियो ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। उसका हाथ ठीक उसी बटन पर था, क्योंकि वो पहले से ही उसकी बनावट से परिचित था। क्या मैं नहीं, रुकिए, क्या आप फिर से समझा सकते हैं? कंसोल पर इतने सारे बटन हैं, सब कुछ लाल रंग में चमक रहा है, जो चेतावनी दे रहा है कि हथियार इस जहाज पर लॉक हो गए हैं। आपको थ्रस्ट लीवर के बगल में एक पीला बटन ढूंढना होगा, मखवाना ने धीरे धीरे दोहराया।
हाइपर स्पीड ड्राइव को बंद करने के लिए पीले बटन को दबाएं, फिर गति कम करने के लिए लीवर को धीरे धीरे पीछे खींचें। लियो ने पलकें झपकाईं। आगमन समय 1 मिनट 12 सेकंड। कॉपी, मुझे लगता है कि मैं इसे देख रहा हूं, उसने अस्पष्ट रूप से कहा, शब्दों को जितना हो सके खींचते हुए। आपने कहा, खींचो और फिर पीले बटन को दबाओ? नहीं, मैंने कहा था कि पीले बटन को दबाओ, फिर खींचो, मकवाना ने निर्देश को तीसरी बार दोहराया। लियो और भी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा, ये देखता रहा कि अनुमानित आगमन समय घटकर 50 सेकंड रह गया है। कॉपी, ठीक है, मुझे लगता है अब मुझे समझ आ गया है, उसने आखिरकार हाथ बढ़ाकर पीले बटन को दबाते हुए कहा, और फिर लीवर को धीरे से पीछे की ओर खिसका दिया। बाहर विमान के इंजन की आवाज में एक सूक्ष्म बदलाव आया क्योंकि उसकी गति धीमी हो गई थी। फ्रेडरिक का जहाज, जो अभी भी पीछे चल रहा था और उसी गति का अनुकरण कर रहा था, वह भी धीमा होने लगा। दूरी बनाए रखें और गति पर नजर रखें, फ्रेडरिक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी निगाहें लियो के जहाज की धुंधली आकृति पर टिकी हुई थी। मकवाना फिर से जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उनके आसपास का वातावरण बदल गया। तारों के क्षेत्र में दबाव की एक लहर दौड़ गई, खामोश लेकिन निर्विवाद रूप से, जैसे कि आगे बहते हुए क्षुद्रग्रह क्षेत्र की छाया से एक विशाल यान प्रकट हुआ। उसका काला आवरण एक शांत खतरे के साथ चमक रहा था। आसपास का प्रकाश उसके चारों ओर इस तरह मुड़ रहा था मानो उसे छूने से इनकार कर रहा हो। उस पंथ का गश्ती पोत आ चुका था और फ्रेडरिक के पीछा करने वाले यान को इस पर विचार करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि वे अपने रडार पर उस पोत को देख नहीं पाए थे। चमक छिपे हुए पात्र से तेज सफेद ऊर्जा की एक चमक निकली, जिसकी किरण केंद्रित, शांत और बिल्कुल निर्मम थी। एक ही पल में ब्लैक सरपेंट पीछा करने वाला यान टुकड़ों में बिखरकर धातु के टुकड़ों में बदल गया। उसके इंजन बैंगनी और राख के बादल में फट पड़े, क्योंकि विस्फोट बिना किसी आवाज के निर्वात में फैल गया, लेकिन एक तारे के अंतर्विमीकरण के पूरे प्रचंड प्रभाव के साथ। अपने कॉकपिट के अंदर बैठे लियो ने उत्साहपूर्ण भाव से आग की लपटों को देखा। अब समय आ गया था कि वो पंथ कुछ सही करे, और शुक्र है कि वे यहां अपने मिशन को पूरी तरह से समझ गए थे। शाबाश, उसने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। लाल चेतावनी को बंद करने के लिए कुछ बटन दबाए और अपने बगल में आर्मरेस्ट से थोड़ा सूखा खून पोंछ दिया। फिर जैसे ही पंथ के गश्ती जहाज से मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ स्क्रीन पर झिलमिलाया, उसने मार्ग को थोड़ा समायोजित किया और जहाज को उनके चुंबकीय खिंचाव की ओर मोड़कर डॉकिंग के लिए तैयार किया। खैर, सायोनारा ब्लैक सरपेंट्स, उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, और आखिरकार राहत की सांस ली। जैसे ही लियो का यान पंथ के गश्ती जहाज के पतवार के अंदर सरकने लगा, तारे धीरे धीरे उसकी दृष्टि से ओझल हो गए, और डॉकिंग क्षेत्र के अंदर वायु दाब के फिर से स्थिर होने के साथ ही जहाज का निचला हिस्सा बंद हो गया। लियो कप्तान की कुर्सी से धीरे धीरे उठा। अपने वस्त्रों से काल्पनिक धूल झाड़ते हुए उसने कॉलर को ठीक किया और अपनी यूटिलिटी बेल्ट की पट्टियों को कस लिया। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। वो बिना किसी झिझक के निकास रैंप से बाहर निकल गया। उसके बूटों की हल्की सी खनक जालीदार फुटपाथ पर सुनाई दी, और उसके सामने जो दृश्य खुला वो वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। सैनिकों, इंजीनियरों, वस्त्रधारी तकनीशियनों और रखरखाव कर्मचारियों की कतारें विशाल हैंगर बे में फैली हुई थीं। सभी उस गलियारे के दोनों ओर पूर्ण संरचना में खड़े थे जो उनके यान से आंतरिक गर्भगृह की ओर जाता था। उनमें से कुछ ने उसकी ओर देखते हुए धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। कुछ सम्मान दिखाने के लिए दोनों घुटनों पर बैठ गए, जबकि बाकी लोग बस जम से गए। उनकी आंखें चौड़ी और चमकती हुई थीं, जिनमें कुछ ऐसा था जिसने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। आराधना, शुद्ध, बिना मिलावट वाला, अपनी तीव्रता में लगभग भयावह। तालियों की गड़गड़ाहट लहर की तरह फूट पड़ी, लेकिन यह उस तरह की तालियां नहीं थीं जिनकी उन्हें आदत थी। इसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई अफरा तफरी नहीं थी। ये गंभीर थी, श्रद्धापूर्ण थी। वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो कोई उद्धारकर्ता आकाश से उतर आया हो, मानो वह महज उनके बीच चलने वाला कोई आम इंसान न हो, बल्कि भविष्यवाणी से निकला कोई ऐसा पात्र हो जो अंततः उस वादे को पूरा करने लौटा हो जिसे कोई और नहीं समझ पाया। और इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे वह एक एक कदम आगे बढ़ाता गया, जयकारों के बीच व्याप्त श्रद्धापूर्ण मौन गहराता और घना होता गया, मानो उनकी आशाओं का भार उसके चरणों में डाला जा रहा हो। लियो कुछ नहीं बोला, उसने हाथ भी नहीं उठाया और न ही भीड़ की ओर ध्यान दिया। वो बस चलता रहा। उसका चेहरा कठोर और शांत था, जबकि उसके भीतर हजारों अनकहे सवाल उठ रहे थे। क्योंकि चाहे वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी ही लाशों को पार करके गुजरा हो, ये किसी हत्यारे का स्वागत नहीं था। ये किसी मसीहा का स्वागत था, और यह कहीं अधिक खतरनाक प्रतीत हुआ। अध्याय 388। असहज। लियो के दृष्टिकोण से पंथ के गश्ती जहाज पर 2 लबादा ओढ़े परिचारकों द्वारा गश्ती जहाज के धातु के गलियारों से ले जाए जाने पर लियो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा।
उनके जूते बेदाग फर्श पर धीरे धीरे थपथपा रहे थे। हर मोड़ पर उन्हें एक और गलियारा दिखाई देता था, जिसमें उत्सुक निगाहों से भरी निगाहें कतार में खड़ी थीं, और वे सभी टर्मिनलों और बल्कहेड के पीछे से उसकी ओर देखने के लिए अपने कर्तव्यों को रोक रहे थे। कुछ लोग काम करने का नाटक करते थे, और जैसे ही वो पास से गुजरता, वे तुरंत तिरछी नजरों से देखने लगते थे। अन्य लोग खुलेआम, बिना किसी झिझक के, विस्मय से उन्हें घूरते रहते थे। वो जहां भी जाता, बातचीत बीच में ही रुक जाती। कुछ लोग अपने हाथों से चेहरा ढककर फुसफुसाते, और एक महिला तो खुलकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर तुरंत चुप हो गई। उसके गाल लाल हो गए जब उसकी नजरें कुछ पल के लिए लियो से मिली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कांच के पिंजरे में घुमाया जा रहा हो, एक ऐसा प्राणी जिससे भयभीत नहीं बल्कि पूजा की जाती थी। लोगों का ध्यान आकर्षित होने से उसके कंधे थोड़े तन गए। हालांकि उसे इस तरह का आदर जरा भी पसंद नहीं था, फिर भी उसने किसी तरह अपने चेहरे के भावों को तटस्थ बनाए रखा। जब तक वे जहाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, तब तक गलियारा चौड़ा होकर चांदी की दीवारों और नर्म परिवेशी प्रकाश व्यवस्था वाले एक घुमावदार प्रतीक्षालय में बदल गया था। एक अकेला दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया, जिससे एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जिसे केवल कप्तान का कमरा ही कहा जा सकता था, क्योंकि यह जहाज के अन्य सभी कमरों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित था। इसका डिजाइन साधारण था, जिसमें केवल एक बिस्तर, एक अलमारी, एक मेज और एक कुर्सी थी। हालांकि फर्नीचर निस्संदेह उच्च गुणवत्ता और प्रीमियम फिनिश वाला था। लियो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ, उसकी निगाहें हर चीज पर टिकी हुई थीं। मेरे स्वामी, कृपया यहाँ विश्राम करें, उससे थोड़ा आगे चल रहे व्यक्ति ने कहा। उन्होंने चांदी की किनारी से सजी और कॉलर पर 7 नुकीले तारे वाली गहरे नीले रंग की वर्दी पहनी हुई थी। उनकी आवाज औपचारिक थी, फिर भी उसमें कुछ कंपन था जिसे लियो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। हम लगभग 30 घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर गहरी प्रणाम करते हुए कहा। ये लैंडेन है, इसे आपके दरवाजे के बाहर तैनात किया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो, भोजन, पेय, वस्त्र, जानकारी, तो कृपया इसे बताएं। लियो ने सिर हिलाया, एक शब्द भी नहीं बोला। कप्तान ने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया, फिर पीछे हट गए और दरवाजे को अपने पीछे बंद होने दिया, जिससे लियो उस शांत, मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला रह गया। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, उसकी उंगलियां बगल में हल्की हल्की फड़फड़ा रही थीं, उसकी आंखें कमरे के आलीशान बिस्तर और सुनहरी रोशनी पर टिकी हुई थीं। ये बहुत ही धीमी थी और उनकी पसंद के हिसाब से बहुत ही शांत थी। इस विलासिता में उन्हें कोई आराम नहीं मिला, इस आदर में भी उन्हें कोई सहजता महसूस नहीं हुई। बस एक अनसुना सा एहसास होता था कि कोई उन्हें देख रहा है, यहाँ तक कि अकेले होने पर भी, मानो कहीं नजरों से ओझल कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो और उनकी पसंद, उनकी चुप्पी, उनकी नजर के बारे में नोट्स लिख रहा हो। उसने धीरे से सांस ली और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, कोहनियों को घुटनों पर टिकाकर, उंगलियों को आपस में जोड़कर बंद दरवाजे को घूरता रहा। बाहर लैंडेन एकदम सतर्क मुद्रा में खड़ा था। अंदर लियो को उन गलियारों से गुजरते हुए उसका पीछा करने वाली हर एक निगाह का भार अभी भी अपनी त्वचा पर महसूस हो रहा था। और यद्यपि गद्दा नर्म था और रोशनी हल्की थी, फिर भी वह जानता था कि आज रात उसे चैन की नींद नहीं आएगी, कम से कम इस जहाज में तो नहीं। काश मैं जल्द ही अपने परिवार से मिल पाऊं, लियो ने उम्मीद जताई, जैसे ही वो आखिरकार बिस्तर पर लेट गया और अपनी मांसपेशियों को आराम दिया, जिससे पिछले कुछ दिनों से उसके शरीर पर बना तनाव आखिरकार पिघल गया। ऑफिसर जेडन के दृष्टिकोण से ट्विन फैंग प्लैनेट एस्पेस के पास भेस बदले हुए उस पंथ के जहाज ने चुपचाप अंतरिक्ष में विचरण किया। उसका स्वरूप विनम्र और साधारण था। बाहरी तौर पर देखने पर वह एक आम नागरिक श्रेणी के डिलीवरी जहाज से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन बाहरी आवरण के नीचे पंथ के 12 शक्तिशाली सैनिक एक डकैती के लिए तैयार खड़े थे। अधिकारी जेडन कॉकपिट के पिछले हिस्से के पास खड़े थे। उन्होंने चिकने मैट रंग के कवच पहन रखे थे, एक हाथ के नीचे एक गहरा हेलमेट दबा रखा था और वे होलोग्राफिक रीडिंग की निगरानी कर रहे थे। उसका चेहरा शांत लेकिन सतर्क था, उसकी आंखें पैनी नजरों से केंद्रित थीं क्योंकि जहाज धीरे धीरे ट्विन फैंग की कक्षा के करीब पहुंच रहा था। जैसे ही गृहीय सेंसरों ने कम प्राथमिकता वाले डॉकिंग के लिए अपनी मंजूरी का संकेत दिया, जेडन ने जहाज पर मौजूद चालक दल की ओर रुख किया। हम 2 मिनट से भी कम समय में घुसपैठ कर लेंगे, शांत हो जाओ, अब कोई गलती नहीं हो सकती, उसने निर्देश दिया, जबकि बाकी लोग घबराकर अपने पैर थपथपा रहे थे और अपने हाथ मल रहे थे। जैसे ही जहाज ब्लैक सरपेंट वॉल्ट के आयामी एंकर बिंदु से न्यूनतम आवश्यक दूरी पर पहुंचा, जेडन ने तुरंत मास्टर आर्गो द्वारा दिए गए पोर्टल आरेख को खोला और कनेक्शन शुरू करने के लिए इसे 4 उच्च श्रेणी के माना पत्थरों से सक्रिय किया। ठंड लग रही है, हवा में एक हल्की सी गूंज फैल गई,
क्योंकि जहाज पर मौजूद पोर्टल आरेख ने तिजोरी के अंदर मौजूद पोर्टल फ्रेम से संपर्क स्थापित किया, जिससे एक आयामी द्वार खुल गया। हमारे पास लगभग 18 मिनट का समय है, जेडन ने अपनी कलाई पर लगे काउंटडाउन टाइमर को दबाते हुए तेजी से कहा। सभी लोग अभी मेरे साथ अपने मिशन क्लॉक को सिंक्रोनाइज करें। चेक उसके पीछे खड़े 11 सैनिकों ने एक एक करके अपने दस्तानों को थपथपाया और अपनी घड़ियों को उसकी घड़ी के साथ मिलाया। खामोशी से उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क पहने, अपने साजो सामान की जांच की और आगे बढ़ने की तैयारी की। जेडेन ने पहल करते हुए बिना किसी झिझक के पोर्टल में छलांग लगा दी। ये परिवर्तन पल भर में हुआ। उसके जूते पॉलिश किए हुए फर्श पर धीरे से पड़े, तापमान ठंडा था और वातावरण शांत था। उसके चारों ओर ब्लैक सरपेंट गिल्ड का विशाल आंतरिक तहखाना लालच के गिरजाघर की तरह फैला हुआ था। खजाने गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रतीकों के माध्यम से निलंबित स्थिर क्षेत्रों में धीरे से तैर रहे थे। हथियार, कलाकृतियां, प्राचीन पत्थर, क्रिस्टल के गोले, चमचमाते रत्न, जिधर भी उसकी नजर जाती, हवा में अछूते धन की भरमार थी। एक एक करके उसके सैनिक उसके पीछे से निकले, हथियार ताने हुए, आंखें चौड़ी किए हुए। जेडेन को बोलने की जरूरत नहीं थी, हाथ के इशारे। उसने अपनी उंगलियों को एक सख्त, सोची समझी लय में हिलाया, जो योजना का संकेत था। खुद समेत 3 लोग लक्ष्य स्क्रॉल की ओर बढ़ेंगे। बाकी लोगों ने अपने भंडारण छल्लों में जितना सामान भर सकते थे, उतना सामान कमरे से निकाल लिया। टीम एकदम सटीक संरचना में तितर बितर हो गई। लूटपाट करने वाले दस्ते तेजी से आगे बढ़े और बिना किसी प्रतिरोध के कलाकृतियों को अपने भंडारण कक्षों में जमा करते चले गए, मानो तिजोरी को अंदर से चोरी करने के लिए बनाया ही न गया हो। इसी बीच जेडन कमरे के दूसरे छोर की ओर तेजी से भागा, जहां एक संकीर्ण कांच के घेरे में सुरक्षात्मक प्रतीकों की चमक दिखाई दे रही थी। अंदर काले मखमली स्टैंड के ऊपर वो पांडुलिपि रखी थी, जो मोटे पारदर्शी कांच की 7 अलग अलग परतों के पीछे सीलबंद थी, और प्रत्येक परत अपने स्वयं के सुरक्षा सर्किट के साथ गूंज रही थी। उसने और भी ज्यादा हाथ के इशारे किए। उसके बाईं ओर खड़े सिपाही ने झट से अपनी कमरबंद से एक छोटी शीशी निकाली। उसके अंदर हरे काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ छलक रहा था, जो तारकोल जैसा था, और उसमें छोटे छोटे बुलबुले थे जो बंद जगह में भी तेजी से बुदबुदा रहे थे। प्राचीन दलदली मेढक का जहर। जैसे ही सैनिक ने शीशी की सील खोली और शल्य चिकित्सा की सटीकता के साथ उसकी सामग्री को सबसे बाहरी कांच के पैनल के जोड़ के साथ डाला, जेडन एक कदम पीछे हट गया। शश धुआं ऊपर उठते ही एक तेज फुफकार सुनाई दी। जहर कांच से चिपक गया और उसकी आणविक संरचना को गलाने लगा। सतह धीरे धीरे चटकने और टूटने लगी। तब दरार पहली परत साफ सुथरे भंगुर टुकड़े के साथ टूट गई, और पल भर में तिजोरी का माहौल बदल गया। व्री 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 ऊपर लगी बत्तियां नर्म सफेद रंग से बदलकर चकाचौंध भरे लाल रंग की हो गईं। तहखाने में अलार्म की आवाजें बेकाबू तीव्रता से गूंज रही थीं, जिससे कमरे की बाकी सभी आवाजें दब गईं। जेडेन जरा भी नहीं हिचका। उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन इससे खतरा कम नहीं हो जाता। उसने अपने कम्युनिकेटर को एक बार टैप किया और 2 उंगलियों से काटने का इशारा किया, और तुरंत ही 2 सैनिकों ने लूटपाट रोक दी, अपने लूटे हुए छल्ले अपने साथियों को फेंक दिए और तिजोरी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए, मानो अपनी जान देकर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हों। ये दोनों जेडन के साथ सबसे आखिर में जाने वाले थे, जबकि बाकी लोगों को निर्देश दिया गया था कि मिशन का उनका हिस्सा पूरा होते ही वे निकल जाएं। जेडेन और वे दोनों या तो उस स्क्रॉल को लेकर जा सकते थे, या फिर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। अध्याय 389। इतना करीब। वॉल्ट चैम्बर, ट्विन फैंग ग्रह। व्री। अब अलार्म की आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। लाल बत्तियां दीवारों पर खून की नसों की तरह चमक रही थीं, जिससे कभी निर्मल रहने वाला तहखाना एक भयानक रोशनी से नहा गया था। तापमान 10 डिग्री बढ़ गया था और अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। अधिकारी जेडन का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने एक और तीखा हाथ का इशारा किया। पंथ के कार्यकर्ता उन्मादी दक्षता के साथ आगे बढ़े, उनके जूते पॉलिश किए हुए फर्श पर गड़गड़ाते हुए सुनाई दिए, क्योंकि उन्होंने अपने स्थिरीकरण क्षेत्रों में तैरते हुए अंतिम खजाने को हथिया लिया। भंडारण घेरे झिलमिलाते हुए हथियारों, दुर्लभ खनिजों, अनुष्ठानिक अवशेषों, जो कुछ भी वे हथिया सकते थे, को लॉक कर रहे थे। उन्होंने पिछले 10 दिनों से इस ऑपरेशन के लिए मानसिक तैयारी कर रखी थी, और अलार्म बजने के बाद पहले 60 सेकंड तक तो ऐसा लगा मानो टीम बिना किसी जानमाल के नुकसान के इस डकैती को अंजाम दे देगी। लेकिन फिर स्क्रॉल के चारों ओर कांच के पैनल लगाए गए। जेडेन ने चबूतरे की ओर मुड़ते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। मजबूत सुरक्षा आवरण की 3 परतें पहले ही टूट चुकी थीं। जहर, बल प्रयोग, यहां तक कि कुछ मंत्रों ने भी इसमें योगदान दिया था। लेकिन चौथी परत, वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। चाहे वे उस पर कितनी भी जोर से मारें, स्प्रे करें या उसे तोड़ने की कोशिश करें, चौथी परत बिल्कुल नहीं टूटी।
हटो, मुझे अपनी पूरी ताकत से वार करने दो, एक सैनिक चिल्लाया और किल थ्रस्ट के साथ अपनी तलवार को आगे की ओर वार किया। लेकिन यद्यपि संपर्क बिंदु आवरण के विरुद्ध हिंसक रूप से चिंगारी उत्पन्न कर गया, कांच में दरार तक नहीं आई, बल्कि इससे केवल पंथ के कार्यकर्ता की कलाई में एक कंपन ही हुई। अगर तुम इसे छेद नहीं सकते तो इसे काटकर देख लो, दूसरे ने गुर्राते हुए अपनी लंबी तलवार को ऊपर की ओर घुमाते हुए जोरदार वार किया, एक ऐसा वार जिससे स्टील भी टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कांच नहीं टूटा। ये हमेशा के लिए नहीं टिकेगा, जेडन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह इस बात पर विश्वास करता है या नहीं। सेकंड घंटों के समान लग रहे थे। जैसे ही स्वचालित रक्षा प्रणालियों ने कक्ष के दबाव को आंशिक रूप से कम करना शुरू किया, तिजोरी के अंदर की हवा पतली होती गई। कमरे में एक धीमी सी सरसराहट गूंज उठी और बत्तियां टिमटिमाने लगीं। फिर गलियारे में वो आवाज सुनाई दी जिसका उन्हें बेसब्री से डर था। पद चिन्हों, और ये अनाड़ी किस्म के जूते नहीं थे, ये सधे हुए सैन्य शैली के जूते थे। इनमें वजन, अनुशासन और जोश झलक रहा था। जाओ जाओ जाओ, जेडन चिल्लाया और अपना हाथ बेतहाशा हिलाते हुए लूटपाट करने वाली टोली के बचे हुए सदस्य अभी भी सक्रिय आयामी पोर्टल की ओर दौड़ पड़े। एक एक करके वे द्वार के भीतर गायब हो गए, उनके कवच और उपकरण तिजोरी की स्ट्रोब जैसी लाल रोशनी में चमक रहे थे। इस बीच जेडन ने वापस उस लेक की ओर रुख कर लिया। बस बहुत हो गया, उसने खुद से कहा, और सुरक्षात्मक कांच को तोड़ने की कोशिश करना बंद करके पूरी चीज को सहारा देने वाले आधार पर ध्यान केंद्रित किया। अगर उसे वो पांडुलिपि सीधे तौर पर नहीं मिल सकती थी तो उसने इसके बजाय पूरा चबूतरा ही अपने साथ ले जाने का फैसला किया। खटखट उसकी तलवार चबूतरे के नीचे स्टील को चीरती हुई आगे बढ़ी। ये साफ नहीं था, हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी, आधार की रक्षा करने वाले मंत्र विरोध में चीखने लगे, लेकिन ढांचा डगमगा उठा। एक और वार, फिर एक और, लेकिन जब तक वह बेस के आधे हिस्से को चीर फाड़ कर खत्म कर पाया, तब तक तिजोरी का दरवाजा आखिरकार खुल गया और ब्लैक सरपेंट के गार्ड अंदर घुसने लगे। चिंग चिंग खटखट कमरे में धातुओं के टकराने और हमले के चूकने की आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि तिजोरी के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे शेष दो पंथ के कार्यकर्ता अपने कमांडिंग ऑफिसर को भागने के लिए समय देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चलो चलो चलो, जेडेन ने अपने मन में कहा और आखिरी बार पूरी ताकत से वार करते हुए चबूतरे को पूरी तरह से काट डाला, फिर उसे पूरे जोर से उठाकर अपने कंधे पर उठा लिया। है या, उसकी हड्डियां तन गईं, मांसपेशियां दर्द से चीख उठी, लेकिन एड्रेनालाइन ने उसे सहारा दिया। वह भागा, हर कदम 1 मील के बराबर लग रहा था। वजन ने उसकी गति धीमी कर दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसे द्वार दिखाई दे रहा था, बस कुछ ही कदम और वो वहां पहुंच जाएगा, वो पांडुलिपि घर ले आएगा। परंतु फिर एक परछाई हिली, एक आदमी की परछाई चारों पैरों पर दौड़ रही थी। एक क्रूर आदमी, एक ऐसा आदमी जो एक पल पहले तक तहखाने में था ही नहीं। जेडेन को प्रतिक्रिया देने का मुश्किल से ही समय मिला। पलक झपकते ही उसे अपने सीने में बर्फीले दर्द का विस्फोट महसूस हुआ। उसका शरीर कांप उठा, उसके घुटने लड़खड़ा गए। जब उसने ब्लैक सरपेंट्स के गिल्डमास्टर डुप्रवेल नूना के चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो ये देखकर बेहद गुस्से में थे कि कुछ चूहे उनके तिजोरी में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे। तू कमीना, तू सोचता है तू मुझसे चोरी कर सकता है, डुप्रवेल ने क्रोध से कहा और जेडेन के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश की। जेडेन के मुंह से खून बह रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, कुछ भी, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो चबूतरा उसके हाथ से फिसल गया और उसके पीछे जोर से धड़ाम से गिरा, एक बार लुढ़कने के बाद पोर्टल से ठीक पहले रुक गया। छाती में छेद होने के बावजूद वो डुप्रवेल जैसे सम्राट से किसी भी हालत में लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने कोशिश भी नहीं की। हालांकि ये देखते हुए कि आयामी पोर्टल अभी भी सक्रिय था और अगर इसे खुला छोड़ दिया जाता तो डुप्रवेल संभवतः अपनी टीम तक पहुंच सकता था, जेडेन ने आखिरी सांस ली और अपनी उंगलियों से पोर्टल फ्रेम की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों पर ऊर्जा एकत्रित हो गई और वीरता के अंतिम कार्य में उसने अपनी उंगलियों से एक तेज धार वाला विंड ब्लेड भेजा, जो हवा को चीरता हुआ पोर्टल फ्रेम के बाहरी किनारे से टकरा गया। सजेस फ्रेम से जोरदार चटकने की आवाज आई, क्षतिग्रस्त चालक परिपथ की बिजली चली गई, कनेक्शन टूट गया और पोर्टल गायब हो गया। आंसू डुप्रवेल ने जेडन को जानवर की तरह 2 हिस्सों में फाड़ दिया, उसे बीच से ऐसे चीर दिया जैसे वो हड्डियों और मांसपेशियों के बजाय प्ले डो से बना हो, और उसका खून चारों ओर फैल गया। जेडेन के मरते हुए मन में जो आखिरी विचार आया, वो असफलता या पछतावे का नहीं, बल्कि एक शांत राहत का था। कम से कम बाकी लोग तो बच गए। मरते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसके शरीर के दोनों ओर आधे अधूरे निशान रह गए थे। उसका खून नीचे जमा हो गया था। तभी डुप्रवेल ने उसके शरीर के ऊपर से कदम रखा और गिरे हुए चबूतरे को उठा लिया।
यह मेरा है, कोई इसे नहीं ले सकता, उसने घोषणा की, क्योंकि तब तक ब्लैक सरपेंट के अन्य सुरक्षा गार्डों ने पंथ के बाकी 2 सदस्यों को भी पकड़ लिया था। अंततः उस पांडुलिपि को चुराने का मिशन असफल रहा। इसी बीच पोर्टल के दूसरी तरफ जेडन की टीम के बाकी सदस्य बेसब्री से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पोर्टल का कनेक्शन टूट गया और वो फिर भी नहीं आया। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी वे असफल हो गए थे। हालांकि अंत में, चाहे वे इसे कितना भी नकारना चाहें, सच्चाई यही थी कि वे असफल रहे थे, भले ही ड्रैगन ने उनके लिए स्क्रॉल वापस पाने का एक स्पष्ट रास्ता खोल दिया था। कई दिनों की योजना, भेस बदले हुए संदेशवाहक जहाज, मास्टर आर्गो द्वारा बनाए गए आयामी पोर्टल और परिपूर्ण सेंधमारी के बावजूद वे फिर भी असफल रहे। अरे यार, हम तो बस पहुंच ही गए थे, हम इस मिशन को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? दस्ते के सबसे छोटे सदस्य ने आखिरकार निराशा में हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। हालांकि टीम में मौजूद हर कोई उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहा था, लेकिन किसी के पास भी इस बात का सही जवाब नहीं था कि वे कैसे असफल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से हर एक इस समय खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था। अध्याय 390 सर्वोपरि शत्रु क्रमांक 1 सैद्धांतिक रूप से डुप्रवेल नूना के लिए अपने कार्यालय से तिजोरी कक्ष तक 5 मिनट से कम समय में पहुंचना असंभव था, क्योंकि तहखाने तक जाने वाली लिफ्ट की यात्रा में ही 12 मिनट लगते थे। हालांकि अपनी उस क्रूर प्रवृत्ति के कारण डुप्रवेल ने लिफ्ट के आधार को केवल अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया और खतरनाक मुक्त पतन में छलांग लगाकर तहखाने के स्तर तक मानवीय रूप से संभव से कहीं अधिक तेजी से पहुंच गया। और शायद डुप्रवेल की यही अपरंपरागत छलांग थी जिसने ब्लैक सरपेंट्स को उनके सबसे कीमती खजाने की चोरी होने से बचा लिया, क्योंकि तिजोरी का बाकी हिस्सा खाली कर दिया गया था, फिर भी वो अमूल्य पांडुलिपि उनके कब्जे में ही रही। यहाँ क्या हुआ? पंथ के सदस्य तिजोरी के अंदर सीधे टेलीपोर्ट करने में कैसे कामयाब हुए? एंटोनियो ने गुस्से में पूछा, जब वो डुप्रवेल के 30 सेकंड बाद तिजोरी के कमरे में पहुंचा। जब तक वो वहां पहुंचा, तब तक पीछे छूटे हुए पंथ के सदस्य पहले ही मर चुके थे और खजाने भी बहुत पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि उसने खुद को लगभग खाली कमरे में पाया, सिवाय लाल खून के कुछ धब्बों के। डुप्रवेल ने कुछ नहीं कहा, वो केवल एंटोनियो को गुस्से से दांत पीसते हुए घूरता रहा, मानो किसी कोने में फंसे शिकारी की तरह गुर्रा रहा हो और फुफकार रहा हो, मानो उसे अपने नंबर 2 से और अधिक उम्मीद हो। स्काईशेड, डुप्रवेल ने फ्रेम की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, और तभी एंटोनियो ने सारी कड़ियों को जोड़ा। सच्चाई का एहसास होते ही उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। तो इसीलिए तुम तिजोरी में घुसना चाहते थे? एंटोनियो ने अविश्वास से बुदबुदाते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और आंखें फाड़कर डायमेंशनल पोर्टल फ्रेम को घूरने लगा। शुरू से अंत तक उसने लियो और ब्लैक सरपेंट्स में शामिल होने के पीछे उसकी प्रेरणा को कम करके आंका था। उसका पिछला रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा लग रहा था कि उस पर किसी पंथ से संबंध होने का संदेह करना मुश्किल था। इसके अलावा इस तथ्य ने कि उस पंथ ने उसे 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी, उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास दिला दिया कि लड़का उनसे संबंधित नहीं होगा। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका अनुमान गलत था। ये पंथ अपने गुप्तचरों को छिपाने के तरीके में निश्चित रूप से अधिक परिष्कृत हो गया था, और इस तरह के ठोस पृष्ठभूमि के साथ एंटोनियो को संदेह था कि क्या सार्वभौमिक सरकार भी किसी जासूस का पता लगा सकती है। रोडोवा की प्रशिक्षक मुयान फे, आपने ही लियो स्काईशिट को टीवी के आकार का पैकेज भेजा था, है ना? एंटोनियो ने याद करते हुए आयामी पोर्टल फ्रेम को अपने हाथों में पकड़ रखा था और क्षण भर के लिए उसकी कारीगरी की प्रशंसा की, फिर उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। टकरा जाना, लियो स्काईशिट को मारने का आदेश दो, गिल्ड के भीतर एक सुनहरा मिशन जारी करो, जो भी लियो स्काईशिट को मारेगा उसे 700 मिलियन एमपी का इनाम मिलेगा। और यदि कोई हमारे चोरी हुए खजाने को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस ला सकता है, तो उसे उसकी सेवाओं के लिए खजाने के मूल्य का 10% भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक सरकार को सूचित करें कि लियो स्काईशिट एक पंथ का संचालक है। कल सुबह तक उसकी तस्वीर हर अखबार में छपी होनी चाहिए और उसे देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि धर्मी गुट में एक भी ऐसा ग्रह हो जहां वो लड़का छिप सके। मैं उसे तब तक चूहे की तरह जीने पर मजबूर करूंगा जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, एंटोनियो ने आदेश दिया, और तिजोरी में मौजूद सर्प गिल्ड के अन्य सदस्यों ने उसे सलाम किया और तुरंत उसके निर्देशों को आगे पहुंचाने के लिए बाहर निकल गए। मुयान फे, अब तुम्हारी भी जांच करनी होगी, एंटोनियो ने मन ही मन सोचा। गुस्से में तिजोरी से निकलते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लगभग 40 अरब एमपी मूल्य के खजाने के चोरी होने से उसका खून खौल रहा था। लियो के पंथ के कार्यकर्ता होने की खबर सिर्फ फैली ही नहीं, उसमें विस्फोट हो गया, जैसे किसी जादुई शक्ति से प्रेरित होकर जंगल में आग लग जाती है। लियो के विश्वासघात की कहानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक फैल गई,
निजी चैनलों, गिल्ड नेटवर्क, सैन्य बुलेटिनों और सरकारी अलर्ट सिस्टम के माध्यम से प्रसारित होती रही, जब तक कि लियो स्काईशेड का नाम धर्मी गुट के हर प्रमुख संचार स्क्रीन पर चमकने नहीं लगा। एक बार में एक ही सूचना, सुरक्षित संचारण आ रहा है। प्रेषक, ब्लैक सरपेंट गिल्ड, प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता। विषय, पंथ के कार्यकर्ता की पुष्टि, लियो स्काईशेड। हेलो, मैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से लेस्ली बोल रही हूँ। मैं किससे बात कर रही हूँ? उसकी आवाज थकी हुई, सपाट थी, देर रात के नौकरशाही के झंझटों की आदि। लेकिन जैसे ही ट्रांसमिशन लोड हुआ और ब्लैक सरपेंट का प्रतीक चिन्ह उसकी स्क्रीन पर चमकने लगा, उसके लहजे में बदलाव आया। क्या, रुको, लियो स्काईशेड, तुम्हारा मतलब सर्किट बॉय से है, रोडोवा का चैंपियन? संलग्न दस्तावेज को स्क्रॉल करते हुए उसके शब्द अधूरे रह गए। गिरफ्तारी वारंट, गोल्डन हिट, पंथ के सक्रिय सदस्य का दर्जा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बस उसे आगे के अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया। हेलो, मैं अल्रिक हूँ, रोडोवा मिलिट्री अकादमी का प्रिंसिपल। उनकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी, लेकिन वाक्य के बीच में ही लड़खड़ा गई, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट उनके कार्यालय की स्क्रीन पर चमक उठा। सबसे पहले नाम स्क्रीन पर दिखाई दिया, फिर इनाम की राशि, फिर आरोप और अंत में संलग्न सबूत। नहीं, यह जरूर गलत है, उसने धीरे से खुद से कहा। लेकिन वो मुहर आधिकारिक थी और संलग्न सबूत बेहद गंभीर थे। वो खड़ा हुआ और उसने अपना चश्मा उतार दिया, अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखते हुए। लियो की प्रवेश परीक्षा, उसके द्वंद्व और पिछले कुछ महीनों की यादें उसके दिमाग में उल्टी दिशा में चलने लगीं। क्या वो इस बात पर विचार कर रहा था कि उसका सारा व्यवहार झूठ था? अगर यह सच है, तो ये रोडोवा की प्रतिष्ठा के लिए इसकी स्थापना के बाद से सबसे बड़ा झटका होगा। उसने माथे पर जमा पसीने को पोंछते हुए सोचा और प्रार्थना की कि यह खबर झूठी हो। नमस्कार, मैं सू कबीले से सू फैन हूँ। वो सुबह की सैर पर थी, तभी उसके कम्युनिकेटर में वाइब्रेशन हुई। जैसे ही उसने लियो का नाम देखा, उसके हाथ हवा में ही जम गए। दिलचस्प, उसने इनाम, आदेश और उस आरोप पर नजर डालते हुए बुदबुदाया कि जिस लड़के को वह कभी अपने बेटे सू यान का संभावित सहयोगी मानती थी, उसे अब सर्वव्यापी गद्दार करार दिया गया था। इस खबर का सू यान के विकास पर निश्चित रूप से बुरा असर पड़ेगा। मुझे इस बारे में उसके पिता से सलाह लेनी होगी। सू फैन ने मन ही मन सोचा और मानो कुछ हुआ ही न हो, वो अपनी सुबह की जॉगिंग जारी रखती रही। नमस्कार, आप व्हाइट लान गिल्ड से संपर्क कर चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट ने हंसमुख स्वर में जवाब दिया, लेकिन जब उसने सेंट्रल कंसोल पर लाल अलर्ट स्कैन देखा तो उसके शब्द लड़खड़ा गए। गिल्ड मास्टर, आपको ये देखना होगा। वो अपनी सीट से उछलकर चिल्लाए। जैसे ही स्क्रीन चालू हुई और उस पर लियो का चेहरा दिखाई देने लगा, दर्जनों अन्य गिल्ड सदस्य इकट्ठा हो गए। कुछ लोग चौंक गए, कुछ लोग अविश्वास से हंस पड़े, लेकिन पूर्व सैनिकों ने कुछ नहीं कहा। 700 मिलियन का खुला इनाम। अगर हम यह इनाम हासिल कर लेते हैं, तो हमारी जैसी छोटी सी गिल्ड अगले 50 सालों तक बिना किसी चिंता के अपना काम चला सकती है। हमें स्काईशेड को मारना ही होगा, गिल्ड मास्टर ने कहा और गिल्ड के वरिष्ठ सदस्यों की आपातकालीन बैठक बुलाकर लियो स्काईशेड का शिकार करने की रणनीति बनाने में जुट गए। हेलो, ये क्लैरेंस मिलिट्री अकादमी है। ये संदेश सीधे प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंचा। क्लैरेंस के शिक्षक डिजिटल डिस्प्ले के चारों ओर जमा हो गए, क्योंकि लियो स्काईशेड की छवि स्क्रीन पर झिलमिला रही थी और उसके सिर पर इनाम की जानकारी वास्तविक समय में अपडेट हो रही थी। स्थिति, वांछित संबद्धता, पंथ कार्यकर्ता, खतरे का स्तर, मोनाक स्तर का संभावित खतरा, घातक बल का प्रयोग करें। चक्कर लगाते समय लड़का भूत की तरह चल रहा था। अब हमें पता चल गया है कि क्यों। ऐसा लगता है कि इस घोटाले के साथ रोडोवा की प्रतिष्ठा को दफन करने का समय आ गया है। वे अपनी पिछली जीत के बाद बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में थे, क्लैरेंस के प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, आपने यूनिवर्सल मेल न्यूज़पेपर पर कॉल किया है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रात की शिफ्ट में काम कर रहे पत्रकार ने हेडलाइन के लिए अनुरोध खोलते समय जम्हाई ली, लेकिन रिपोर्ट को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लियो स्काईशेड, अजेय रोडोवा लड़का, पंथ। उन्होंने पुष्टि का इंतजार नहीं किया। उसने कांपती उंगलियों से सभी चैनल प्रकाशित करें बटन दबाया। 1 मिनट से भी कम समय में 417 ग्रहों को ये सुर्खियां मिली। नायकों के बीच गद्दार, लियो स्काईशेड एक पंथ के कार्यकर्ता के रूप में बेनकाब हुआ। हेलो, मैं होराइजन डोमिनियन ग्रुप की लदीना होराइजन हूं। उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि आपातकालीन चेतावनी की आवाज ने उसकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। कॉल के दौरान एक चमकीला लाल सिग्नल दिखाई दिया। उसके प्रायोजित लड़ाकू का चेहरा सामने आया, जिस पर विश्वासघात का दाग लगा हुआ था। लादीना के होंठ धीरे धीरे खुले और उसकी खूबसूरती से मैनी क्यों की हुई उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। हमारी जनसंपर्क टीम को तैनात करो।
लड़के की निंदा करते हुए एक बयान जारी करो अभी, उसने कहा, और उसकी सहायक ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मैडम, उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन लदीना और भी जोर से चिल्लाए। मैंने कहा अभी, क्योंकि दूसरों के विपरीत लादीना जानती थी कि यह सिर्फ एक विश्वासघात नहीं था, यह एक घोटाला था। अगर कोई लियो के साथ होराइजन डोमिनियन के संबंधों की गहराई से जांच करे तो ये बात होराइजन डोमिनियन की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से हिला देगी, और अगर उन्होंने जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया तो ये समूह को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जब तक सुबह का सूरज बाहरी वलय प्रणालियों के पार होगा, तब तक लियो स्काईशिड नाम पूरे ब्रह्मांड में एक अभिशाप बन चुका था। कल का हीरो आज जनता का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।